हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी रोहित गर्ग। होप सो आपकी जनवरी 26 एंड मई 26 की रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वी हैव स्टार्टेड अ रिवीजन सीरीज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें आपको रिवीजन प्लस जो भी आपका क्वेश्चन बैंक दोनों में आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। और हर चैप्टर की रिवीजन वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन सीरीज के सबसे पहले लेक्चर की, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सप्लाई अंडर जीएसटी के अंडर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे सप्लाई, देन हम पढ़ेंगे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। देन वी कवर नेक्स्ट सेक्शन 8 जो कि है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। देन इस चैप्टर में जो भी जीएसटी के अब तक के सर्कुलर्स आए हैं जो कि आपके अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है, वो सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक ओवरव्यू से। देखिए, जीएसटी से पहले वैट होता था। वैट क्या होता था, हर स्टेट का अलग अलग रेट्स होते थे, एक्साइज ड्यूटीज होती थी, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। उसको हटा के जीएसटी लाया गया। सब स्टेट पे सिंगल टैक्स रेट लगेगा, इसीलिए जीएसटी को लाया गया। ठीक है, अब जीएसटी के अंदर किस पे टैक्स लगाना है किस पे नहीं लगाना वो डिपेंड करता है सप्लाई पे। जीएसटी लेके आया सप्लाई का कंसेप्ट, अगर वो सप्लाई है तो वो जीएसटी में कवर होगा, अगर वो सप्लाई नहीं है तो वो जीएसटी में कवर नहीं होगा। लेकिन सप्लाई के अंदर भी जीएसटी काउंसिल ने दो पार्ट बनाए, या तो वो टैक्सेबल सप्लाई होगा या तो वो टैक्सेबल होगा या एग्जाम्प्ट होगा। क्योंकि ना देखिए, हर चीज पे हम टैक्स नहीं लगाते, कुछ चीजें या फिर कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसपे हमको टैक्स में छूट देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, रिलेटेड टू हेल्थ केयर, रिलेटेड टू एजुकेशन, या फिर कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, उसमें हमको जीएसटी के अंदर टैक्स की थोड़ी छूट देनी पड़ती है, इसीलिए हम उनको एग्जाम्प्ट में करते हैं। बट इट विल बी कवर अंडर सप्लाई। तो सप्लाई को हमने दो भागों में बांटा, या तो वो टैक्स लगेगा उस पर या उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे हम। अब देखिए, जीएसटी में ना सप्लाई को फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज, या तो सप्लाई गुड्स की होगी या फिर सप्लाई सर्विसेज की होगी, या फिर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ की होगी। अब सप्लाई गुड्स का अब गुड्स का क्या डेफिनेशन है, सर्विसेज की क्या डेफिनेशन है, वो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, एवरी काइंड ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, गुड्स में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को कंसीडर किया गया। अब आपका क्वेश्चन होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जीएसटी में कंसीडर नहीं किया गया। अब आप पूछेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्यों नहीं किया गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी स्टेट क्या करती है, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपसे लेती है। अगर हम इस पे जीएसटी भी लगा देंगे तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको जीएसटी के अंदर नहीं रख रहे, और उसके स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, इसीलिए हम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कभी भी जीएसटी नहीं लगाते। ठीक है, तो अब ध्यान आ गया कि हम गुड्स में ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी लेंगे। एंड उसके अलावा जीएसटी ने क्या गुड्स में क्या दो चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, हम मनी और सिक्योरिटी को भी गुड्स नहीं मानेंगे। अब मनी को क्यों नहीं करना, क्योंकि मनी ना अपने आप में कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं होती। मनी एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम या तो कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, उसके बदले हम मनी देते हैं। तो मनी इन इटसेल्फ कोई एक कंजम्पशन नहीं होती, इसलिए उसको गुड्स या सर्विस कुछ भी नहीं मान सकते। सेकंड इज सिक्योरिटी। अब मनी को तो हमने समझ लिया, बट सिक्योरिटी तो हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, बट सिक्योरिटी अगर आप देखो ना, सिक्योरिटी इज अ इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी कंपनी के शेयर ओन करते हो तो आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना कि आप कोई कंजम्पशन कर रहे हो, किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो। इट्स अ इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसीलिए वो सेबी उस पे एसटीटी ट्रांजेक्शन लगाता है, एसटीटी लगाता है, और उसको जीएसटी में कवर नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, गुड्स क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल नहीं आता, मनी नहीं आता, सिक्योरिटी नहीं आता। बट अब गुड्स की डेफिनेशन में दो चीजों को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, जिसपे हम कोई भी क्लेम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉटरी है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है, ऑनलाइन मनी गेमिंग है, अनसिक्योर्ड डेप्ट है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, सेकंड इज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड या फिर ग्रीन ग्रास एंड थिंग्स विच आर अटैच टू लैंड विच आर एग्रीड टू बी स्पेयर्ड। अब फॉर एग्जांपल एक बैम्बू ट्री है,
उसको इसीलिए ही ग्रो किया जाता है ताकि उसको हम कट करके आगे फर्दर सप्लाई कर सकें उसकी। तो बैम्बू ट्रीज की अगर हम कटिंग करके आगे फर्दर सप्लाई करते हैं, इट विल बी कंसीडर एज गुड्स। ठीक है, इसीलिए स्पेसिफिकली बैम्बू ट्री को इसीलिए उगाया जाता है ताकि हम उसको आगे बेच सके, इसीलिए गुड्स की डेफिनेशन में कवर किया है। ये होगी गुड्स की डेफिनेशन। फर्दर देखो आपने मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल का डेफिनेशन क्या है? मूवेबल देखो, अगर कोई भी एक मार्केट होती है, फिजिकल मार्केट, अगर उस मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट ला के बेच सकते हो या खरीद सकते हो। अब घर है, घर तो आप यहां से उठा के मार्केट के अंदर नहीं लेके जा सकते ना, तो मूवेबल होगा ही नहीं। तो मूवेबल का सीधा सा डेफिनेशन है, अगर आप उसको मार्केट में ले जाके खरीद या बेच सकते हो ना, तो वो मूवेबल होता है। सेम सिक्योरिटीज जो कि हमने एक्सक्लूड कर दिया, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? शेयर्स, जो भी आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स लेते हो, कोई भी आप डेरिवेटिव्स लेते हो, डिबेंचर्स लेते हो, कोई भी मार्केटेबल ट्रेडेबल सिक्योरिटी, बॉन्ड्स वगैरह जो भी लेते हो, इंटरेस्ट रेट स्वैप, सिक्योर डेट, ऑल आर कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हम सर्विसेज पढ़ते हैं। अब सर्विसेज में देखो, जो चीज गुड्स है वो सर्विसेज में तो आएगी नहीं, इसीलिए जो चीज गुड्स है वो सर्विस में नहीं आएगी, एक्सक्लूड कर दिया। मनी को हमने गुड्स में भी नहीं लिया था क्योंकि मनी एक मीडियम है, कोई अपने आप में गुड्स या सर्विसेज नहीं होता, इसलिए एक्सक्लूड कर दिया। सिक्योरिटी एक इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम कोई भी कंजम्पशन नहीं मान सकते, तो सिक्योरिटीज को भी यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर दिया। मतलब मनी एंड सिक्योरिटी ना गुड्स होती है ना सर्विसेज होती है, राइट। बट सर्विसेज में क्या चीजों को इंक्लूड किया गया? यूज ऑफ मनी। अब बोलोगे आप यूज ऑफ मनी क्या होता है? मनी तो हमको पता है कि क्या होता है यूज ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पैसे किसी को देते हो इंटरेस्ट पे, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, अब वो इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? द आंसर इज यस। आपने अपने पैसों को यूज करने के लिए दिया किसी को, और उसके बदले आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो उससे। इट्स अ सर्विस यू आर गिविंग, तो इसको हम सर्विस मानेंगे। ठीक है, अब सेकेंड इज इट कन्वर्जन इन एनी मोड वेयर सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। फॉर एग्जाम्पल यार देखो, अब आप जाते हो, आप अगर यूएस घूमने गए, फॉर एग्जाम्पल यूएस घूमने के लिए रुपए तो चाहिए नहीं आपको, अपने को डॉलर चाहिए। आप गए कोई भी मार्केट में और आपने पैसे के बदले डॉलर किया, अब वो जो फीस दी है ना आपने एक्स्ट्रा, वहां पे जो आपसे एक्स्ट्रा फी चार्ज किया रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, उस फीस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि क्वेश्चन में काफी पूछते हैं कि इनको जीएसटी में कवर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वेदर ये गुड्स हैं सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी में डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? तो देखिए सिंपल सा है, इसमें नेट सेटलमेंट और डिलीवरी टेकन दो चीजें देखी जाती है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉमोडिटी में फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल वीट है, आप वीट का आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो आप एएफएम में समझोगे। जनरली एक फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू आप फ्यूचर में कोई भी चीज लाइक सिक्योरिटीज को कम या ज्यादा पैसों में खरीदते हैं, वो होता है। इसके अंदर हम कोई भी फिजिकली डिलीवरी नहीं लेते, जस्ट हमारा मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है। तो अगर हम नेट सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब विदाउट फिजिकल डिलीवरी, बस हमको क्या कहते हैं मार्जिन करना है। ठीक है, मार्जिन का बीच का डिफरेंस कमाना है, वो सिक्योरिटी किसकी, वो प्योर सिक्योरिटीज है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 1 महीने के बाद का, आपने नेट सेटलमेंट ना करके उसकी फिजिकल डिलीवरी ले ली, आपने वीट की फिजिकल डिलीवरी ले ली। इसका मतलब तो आप गुड्स खरीद रहे हो, आइडली तो फिर आप कंजम्पशन कर रहे हो ना, उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो डिलीवरी अगर आपने ले ली ना, वो सिक्योरिटी नहीं मानी जाएगी, अब वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। तो एक ही चीज ध्यान करिए, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने फिजिकल डिलीवरी ले ली तो हम गुड्स की डेफिनेशन में मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यूलिप का क्या कंसेप्ट होता है? देखिए कई इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, सिर्फ इंश्योरेंस नहीं करती। आप 2,000 रुपए का इंश्योरेंस लो, बदले में हम 2,000 की आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स दे देंगे। ठीक है, अब यूनिट्स दे रहे हैं, इसका मतलब तो वो सिक्योरिटीज होगी। तो इससे रिलेटेड अब क्या होता है, देखो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करते हैं, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट तो मिल रही है, मतलब म्यूचुअल फंड की यूनिट भी मिल रही है, प्लस आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है कंबाइंड। मतलब यूं नहीं है, कल को आपको कुछ हो जाता आपकी हेल्थ को, तो आपको क्लेम भी देंगे वो लोग। मतलब
आपका इंश्योरेंस भी कर रहे हैं प्लस आपको इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, मतलब इसमें दोनों बेनिफिट है। यू कांट से कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी है इंश्योरेंस भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं लेते और गुड्स माना जाता है। अब इसमें आप पूछोगे कि कितना हम जीएसटी में माने, 2000 का हमने लिया, तो देखो ये चीजें हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट पे जीएसटी लगना चाहिए, कितने पे नहीं लगना चाहिए, क्यों, बिकॉज कंबाइंड बेनिफिट है तो वहां पे एक रूल दिया हुआ है, वहां पे आप पढ़ोगे। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू जो आपने ग्रोइंग क्रॉप्स पढ़े थे, जैसे टिम्बर ट्री तो ऑलवेज कंसीडर इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, बट जो स्टैंडिंग ट्री होते हैं आपके घर के आसपास, जो ट्रीज होते हैं जो आपको छांव देते हैं, अगर आप उनको कट कर रहे हो, आइडली उनका पर्पस ये नहीं होता कि आप उनको कट करके बेचो। जो कि स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं, जो कि आप अपने रोड्स पे जाते हो उसके आजू बाजू लगे होते हैं, उनको आप कट कर करके बेच रहे हो, वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होते, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इज करेंसी हेड फॉर न्यूमेस्टिक वैल्यू। आज के दिन में आपने कोई 500 1000 का नोट पुराने वाला, बिफोर नोटबंदी से पहले आपने कोई नोट होल्ड करके रखा, आज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, आपने किसी को वो नोट बेच दिया, वो उस पे जीएसटी लगेगा, वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है, ठीक है। यही ये पॉइंट बोलता है। थर्ड इज, जैसे कि अपने को पता है कि शेयर्स वगैरह हम परचेज करते हैं तो गुड्स नहीं होते हैं, बट जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल आज के दिन में जीरोधा अपस्टॉक्स है, वो अपने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के बदले वो क्या करते हैं, वो अपने से एक फीस लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं। अब वो ब्रोकरेज या फीस ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। अब एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स मैंने आपको जैसे ही बता दिया, कोई क्लेम होता है या कोई डेप्ट होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह। बट एक्शनेबल क्लेम्स ना जीएसटी के अंदर सिर्फ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, इसी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा, बाकी कोई एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। ये आप पे, हाँ, ये हम शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे कि किन किन एक्शनेबल क्लेम्स पे हम को जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने एक समरी दी हुई है, ये आप देख लेना, गुड्स का क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, एनीथिंग अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी। इसी के साथ हमने क्या कर लिया अब तक? अब तक हमने सेक्शन 7 में सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ ली है, गुड्स सर्विसेज की क्या डेफिनेशन होती है वो पढ़ लिया है। अब हम सेक्शन 7 पे स्विच करेंगे, ठीक है। बिफोर जंपिंग ऑन सेक्शन 7, सबसे पहले ना हम कंसीडरेशन का मतलब समझेंगे, बिकॉज ना ये पॉइंट आप सेक्शन 7 पढ़ोगे तो वहां पे आएगा कि कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन के अंदर दो पॉइंट है, या तो कोई आप पेमेंट कर रहे हो, या कोई मनी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फॉरबिडेंस। जरूरी नहीं है मनी वैल्यू, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो मनी की फॉर्म में ही हो। एक्ट कोई आप करना, आप कोई काम करने के लिए पैसा चार्ज कर रहे हो, वो एक्ट माना जाएगा। फॉरबिडेंस कोई आप काम ना करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक स्कूल के बाहर एक हार्डवेयर की दुकान है, वहां से काफी ज्यादा शोर आता है, स्कूल का प्रिंसिपल वहां गया, बोलता है मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा, आपको यहाँ पे कोई भी शोर नहीं करना है। अब वो शोर ना करने के लिए पैसे दे रहा है, तो वो भी एक कंसिडरेशन है। तो फोरबियरेंस मतलब कोई काम ना करने के लिए, या तो मनी हो या नोट इन मनी, किसी भी फॉर्म में हो, मनी हो सकता है या मनी लाइक फॉर्म, ठीक है। अगर आप कोई भी पेमेंट, मनी वैल्यू, कोई एक्ट या फॉरबिडेंस मनी या मनी में ना हो, उसके लिए एग्री करते हो, उसको बोला जाता है कंसीडरेशन। जरूरी नहीं है कि वो कंसीडरेशन आपको रेसिपिएंट ही देगा, कोई थर्ड पर्सन भी देता है तो भी उसको कंसीडरेशन माना जाएगा, वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। बट इसके अंदर एक चीज इंक्लूड नहीं होती, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी देती है किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, वो सब्सिडी कभी भी कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, आपको ये नहीं बोलेगा आपको कंसीडरेशन दिया है, इज जस्ट ट्रीटेड एज अ सब्सिडी, उसको कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। बट लोकल अथॉरिटी यहाँ पे कवर नहीं है, अगर लोकल अथॉरिटी से आपको कोई सब्सिडी मिलती है उसको कंसीडरेशन माना जाएगा। कुछ नोट्स हैं जो कि एग्जाम में रेलिवेंट, एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी, जैसे जनरली आप कोई रेंट वगैरह देते हो तो आपको रेंट देते टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपसे लेता है,
क्या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दी है वो क्या कंसिडरेशन? आइडली वो कंसिडरेशन नहीं होता। बट लेकिन फॉर एग्जांपल आपने किसी मंथ का रेंट नहीं दिया, अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से उस महीने का रेंट उसने लैंडलॉर्ड ने एडजस्ट कर दिया, देन इट विल बी कंसीडर एज कंसिडरेशन। तो यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है, ए डिपॉजिट shall not be considered as consideration unless supplier has applied such deposit for the adjustment of consideration। तो इस केस में हमने लास्ट जो महीने का रेंट था या फिर जो बीच में आपने रेंट नहीं दिया और उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट कर लिया, मतलब कंसिडरेशन अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया, देन वो कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज आर्ट वर्क। जैसे कोई भी बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े आर्ट वर्क्स या फिर ना एग्जीबिशंस लगते हैं उनके लिए, वहां पे उनकी पेंटिंग्स दिखाई जाती है। अब उसके लिए ना कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता जब तक वो पेंटिंग बिक नहीं जाती वहां से, तो वो तो उसको कोई कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, हैंस सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। ठीक है। थर्ड इज नो क्लेम बोनस। अब ये नो क्लेम बोनस को कंसिडरेशन नहीं माना जाता। अब ये नो क्लेम बोनस क्या होता है? देखिए जनरली क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है ना, अगर आप किसी साल में आपने जैसे कोई भी कार का इंश्योरेंस लिया है फॉर एग्जांपल, और उस कार का आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, अब इंश्योरेंस कंपनी खुश होके क्या करती है, अगले साल आप दोबारा इंश्योरेंस रिन्यू करवाओगे ना, आपको हम कुछ डिस्काउंट दे देंगे, 20%, 30%, 40%। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईयर वन में अगर आपने 1000 का इंश्योरेंस लिया था, सेकेंड ईयर में आपको घटा करके 800 रुपीज पे करने हैं, बिकॉज आपने कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। इसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। ठीक है। अब ये नो क्लेम बोनस आप जनरली देखो, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है, इट्स नॉट अ कंसिडरेशन। ठीक है। तो इसको जो भी नो क्लेम बोनस है इसको भी हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। अब ये 200 रुपये को आप कंसिडरेशन मानो तो ये नहीं होगा। ठीक है। अब हम सेक्शन 7 पे जंप करते हैं। बिफोर जंपिंग इन सेक्शन 7, देखो सेक्शन 7 में क्या होता है। सेक्शन 7 में आपको बताऊं, सेक्शन 7 सबसे पहले बात करता है कि क्या चीज सप्लाई है। ठीक है। देन शेड्यूल 1 आता है। शेड्यूल 1 बोलता है कि इवन इन चीजों को अगर सप्लाई नहीं भी आ रही सेक्शन 7 में तो भी हम सप्लाई माने जाएगा, डीम्ड सप्लाई मानेंगे हम इनको। शेड्यूल 2 क्या बोलता है? शेड्यूल लिस्टिंग, अब वो सप्लाई गुड्स है या सर्विसेज है वो हम डिसाइड करेंगे। शेड्यूल 3 क्या बोलता है? इवन दो वो सेक्शन 7 में सप्लाई है बट हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। सप्लाई मतलब इसके अंदर शेड्यूल 3 के अंदर जो भी चीजें आ जाएगी ना उसको हम जीएसटी में कवर ही नहीं करेंगे, मतलब वो आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट सप्लाई। ठीक है। तो ये चीजें है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सेक्शन 7 पढ़ते हैं। सेक्शन 7 क्या बोलते हैं? सप्लाई कब माना जाएगा? सबसे पहले या तो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो कि हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए सप्लाई के लिए। देन सेकंड कंडीशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हो, इट्स नॉट अ सप्लाई, बिजनेस रिलेट होना चाहिए। अगर बिजनेस है, सब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो। और थर्ड कंडीशन, उसके बदले पैसा चार्ज कर रहे हो, समाज सेवा नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को नहीं दे रहे, बिजनेस में पैसे के बदले किसी को गुड्स या सर्विस दे रहे हो, तो ही हम सप्लाई मानेंगे। तीन कंडीशन आपको दिखानी ध्यान देनी है, गुड्स या सर्विस होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और कंसीडरेशन चार्ज करना चाहिए, तो ही हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है। तो ये होता है सेक्शन 7(1)(a). सेकेंड इज एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है, कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर। इसके अंदर जनरली जो एओपी होती है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, वो अपने मेंबर्स को जो भी सर्विसेज देते हैं, फॉर एग्जांपल आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रहते हो, जैसे गोकुलधाम सोसाइटीज मान लें। गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े जेठालाल से हर रोज हर महीने मेंटेनेंस चेक लेता था। अब वो मेंटेनेंस चेक जो लेता था ना, वो उसको सप्लाई मानेंगे।
ठीक है। सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(b) क्या बोलता है कि अगर कोई आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है ना कंसीडरेशन के लिए, इवन दो बिजनेस किया है नहीं किया हमको मतलब नहीं है, अगर आपने बाहर से कोई सर्विस ली है और उसके बदले आपने पैसा पे किया है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे और आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देने वाले ये हैं कि पर्सनल कंजम्पशन भी जीएसटी के अंदर लायबल हो जाएगा। यहाँ पे हमको ये नहीं बोला कि बिजनेस होना चाहिए या नहीं चाहिए, सिर्फ दो कंडीशन है, इंपोर्ट करना चाहिए आपको सर्विस को, कंसिडरेशन आपने दिया हो। बिजनेस ओनली सिर्फ सेक्शन 7(1)(a) के अंदर था, यहाँ के अंदर सेक्शन 7(b) के अंदर हम कोई बिजनेस नहीं बात कर रहे। यहाँ पे हमको मतलब नहीं है बिजनेस हो ना हो, आपने सर्विस इंपोर्ट की है, पैसा दिए, आपको सप्लाई मानेंगे। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ पे कवर नहीं है। यहाँ पे क्यों कवर नहीं है, देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर कोई भी आप गुड्स इंपोर्ट करते हो ना तो वहां पे लगता है कस्टम, कि आप किसी देश से फिजिकली कोई माल ले रहे हो तो वहां पे कस्टम पोर्ट्स होते हैं, वहां पे आपको सबसे पहले आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, उस फिर देन आप पे उस पे जीएसटी लग जाता है, तो जीएसटी वहां पे कवर हो जाता है। ठीक है। बट जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज तो एक इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको स्पेसिफिकली जीएसटी में कवर करना जरूरी था, क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी कस्टम में अपन कवर कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, रोहित है, उसका नया घर बन रहा था, उसने आर्किटेक्ट सर्विस ली अमन से जो कि यूएसए में बैठा था, उसके बदले उसने क्या कंसिडरेशन पे किया, 1 लाख यहाँ पे कंसिडरेशन पे किया है। आर्किटेक्ट सर्विस लिए अपने पर्सनल काम के लिए, बिजनेस के लिए नहीं ली, पर्सनल काम के लिए लिया, 1 लाख रुपए दिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस यूएसए से इंपोर्ट किया, ये सेक्शन 7(1)(b) के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ये तो थी अब तक की सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई में क्या होता है नहीं होता। अब जब तक देखो मोटा मोटी हमको ये पता चल गया है कि आपको कंसीडरेशन तो होना चाहिए ही चाहिए सप्लाई के लिए, बट देर आर ट्रांजेक्शन जो कंसीडरेशन नहीं होता बट स्टिल कंसीडर एज सप्लाई, वो आती है हमारी शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में 4 एंट्रियां इंसर्ट की गई, वो बताती है अगर आपने इवन दो 0 रुपए चार्ज किए तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। यहाँ पे 3 कंडीशन आप देख सकते हो, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, कोई भी टेम्परेरी ट्रांसफर नहीं होना है, बिजनेस एसेट्स का होना चाहिए और आईटीसी आपने उस पर लेना चाहिए। परमानेंट ट्रांसफर का मतलब आप समझ गए हैं, कोई भी टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली आपने किसी को दे दी है। बिजनेस एसेट्स क्या होती है, बिजनेस एसेट्स वो होती है जैसे कोई भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है कंपनी की या फिर किसी पर्सन की, उस फाइनेंशियल्स में जो भी आपकी एसेट्स दिख रही होती है बैलेंस शीट के अंदर, वो हमारी सारी बिजनेस एसेट्स होती है, क्योंकि वो एसेट्स हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो होती है बिजनेस एसेट। आईटीसी आपने उस पर ले ली है। देख लिए इस एंट्री का यहाँ पे लाने का पर्पस क्या है, बिकॉज ना देखो जब भी आप कोई बिजनेस एसेट्स लेते हो ना, आप उस पर आईटीसी ले लेते हो, आईटीसी आपने ले लिया क्योंकि आप फर्दर सप्लाई तो आप कर नहीं रही, आप बिजनेस में कर रहे हो, मतलब जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था उसका आपने आईटीसी ले लिया, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली जीरो बेनिफिट हुआ। अब आपने किसी को बिना पैसे के आगे किसी को बेच दिया, अब उस पर भी आप टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट का तो रिवेन्यू लॉस हो गया ना। तो इसीलिए इस एंट्री को शेड्यूल 1 में लाया गया, इवन दो आप एक भी पैसा नहीं दे रहे ना, बेच रहे हो परमानेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, हमको हमारा रिवेन्यू चाहिए। तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स इवन आईटीसी वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 नोट्स ध्यान देने वाले हैं, जॉब वर्क जो होता है ना उसको कभी भी परमानेंट ट्रांसफर नहीं माना जाए। अब जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क ये होता है जैसे कुछ देर, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कार मैन्युफैक्चर हो, कार मैन्युफैक्चर करने के लिए उस पर पेंट भी कराना होता है, आपके पास पेंट शॉप नहीं है, आप किसी थर्ड पर्सन के पास गए, आप बोले इस पे पेंट कर दो और पेंट करके मेरे को दे दे। अब उसका काम सिर्फ इतना था कि उस कार पे पेंट करके आपको दे दे, टेम्परेरी आपने उसको कार को उसको दिया और उसने उसको पेंट करके दे दिया, ये टेम्परेरी ट्रांसफर और इसी को जॉब वर्क बोलते हैं। तो ये एक टेम्परेरी ट्रांसफर होता है, इसको परमानेंट ट्रांसफर नहीं माना जाता, हैंस ये शेड्यूल 1 के अंदर कवर नहीं होता जॉब वर्क। ठीक है। यहाँ पे देखिए पर्सनल चीजों पे अप्लाई नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिजनेस ऐसे होना चाहिए। एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो अपना रिनोवेशन करवा रही थी, उसने अपना पुराना फर्नीचर जिस पे उसने आईटीसी ले रखा था, उसने विदाउट कंसिडरेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। देखिए 3 कंडीशन हमको ट्रांसफर कर चेक करनी है। परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, यस। कंसिडरेशन हो रहा है, कंसिडरेशन सॉरी, परमानेंट ट्रांसफर है, हाँ। बिजनेस एसेट्स है, हाँ, क्योंकि ओल्ड फर्नीचर उसके बिजनेस का था तो ये बिजनेस एसेट्स है। आईटीसी उसने ले रखा है, हाँ, आईटीसी उसने ले रखा है। तीनों कंडीशन सब मीट होगी। अब चाहे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे या किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे, हमको उससे घंटा मतलब नहीं है, ठीक है। 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। शेड्यूल 1 आपको आईसीआई कंफ्यूज करने के ट्राई करेगा, आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जान करके लिखेगा, बट आपको ध्यान रखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि वो बिजनेस एसेट थी या नहीं, आईटीसी ले रखा था या नहीं, परमानेंट ट्रांसफर हो रहा नहीं। अगर तीनों कंडीशन शिफ्ट होती है तो ही इस शेड्यूल 1 में कवर होगा, ठीक है। ये होती है एंट्री नंबर 1। सेकंड इज कि अगर कोई आप गुड्स या सर्विस रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन, अब देखो क्या होता है, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ना फ्रॉड वाला काम बहुत चलता रहता है कि यार आपने बिना पैसों के ट्रांसफर कर दिया गुड्स, तो घपले के ज्यादा चांस होते हैं। इसीलिए इवन आपने विदाउट कंसिडरेशन भी दिया है ना, तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे अपने, अगर आप अपने रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया है। अब रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो जीएसटी ने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी है। सबसे पहले रिलेटेड पर्सन क्या होता है, ऐसे दो बंदे जो कि ऑफिसर या डायरेक्टर है एक दूसरे के बिजनेस में। मेरा दो पर्सन है, ए एंड बी। ए बी के बिजनेस का डायरेक्टर है, बी ए के बिजनेस का ऑफिसर है, एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिस डायरेक्टर है, रिलेटेड माने जाएंगे। किसी पार्टनरशिप फॉर्म में दोनों पार्टनर है एक साथ, तो भी रिलेटेड माने जाएंगे, ठीक है। थर्ड पोर्सन, थर्ड इज एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई है, तो भी रिलेटेड माने जाएंगे। फोर्थ, अगर कोई थर्ड पर्सन 25% शेयर होल्ड करता है दोनों के अंदर, फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, सी एक थर्ड पर्सन है जो कि 25% शेयर होल्ड करता है ए में भी बी में भी, देन ए और बी विल बी कंसीडर एज रिलेटेड पर्सन। फिफ्थ इज वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर, ए बी को कंट्रोल करता है या बी ए को कंट्रोल करता है, तो भी रिलेटेड माना जाएगा। सिक्स्थ इज बोथ ऑफ देम, अब ए सी को कंट्रोल करता है एंड बी भी सी को कंट्रोल करता है, बोथ ऑफ देम आर कंट्रोलिंग अ थर्ड पर्सन, तो भी वो रिलेटेड पर्सन में माना जाएगा। टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, या फिर कोई थर्ड पर्सन इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो भी ये दोनों आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। यहाँ पे हम देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ए और बी का रिलेटेड है या नहीं, ठीक है। अगर सेम फैमिली के मेंबर है तो भी वो रिलेटेड माने जाएंगे। अब फैमिली की डेफिनेशन देखो जीएसटी ने बताया गया है, जीएसटी के अंदर सिर्फ बीवी बच्चे आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसके अलावा आपके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, अगर वो आप पे डिपेंड है ना, तो ही वो आपकी फैमिली है, अदरवाइज वो आपकी फैमिली नहीं है, ठीक है। ओनली आपके बीवी बच्चे आपकी फैमिली में आते हैं, बाकी सारे जो भी आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ऑल आर कंसीडर एज नॉन फैमिली अनलेस दे आर डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंड है, आपके भाई बहन आप पे डिपेंड है, आपके दादा दादी आप पे डिपेंड है, तो वो आपकी फैमिली है, अदरवाइज नहीं है। लास्ट पॉइंट फैमिली, लास्ट पॉइंट रिलेटेड पर्सन का, कोई ऐसा पर्सन जो कि सोल एजेंट है। देखो नेम से ही आइडेंटिफाई है, सोल एजेंट, एक अकलौता एजेंट है, सोल सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पर्सन भी रिलेटेड माना जाएगा, आपका सोल एजेंट आपका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, ठीक है। ये तो थी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। इसको एक आप मेमोरी टेक्निक से याद कर सकते हैं, पॉइंट सीएफए। ये मैंने आपको इनके निमोनिक्स दे दिए हैं, इसके थ्रू आप देख सकते हो। जैसे सी इसके अंदर पी लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर के लिए है, ओ यहाँ पे ऑफिसर डायरेक्टर के लिए है,
ई यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है। टी यहाँ पे 25% शेयर के लिए है, ठीक है। सी यहाँ पे कंट्रोल के लिए है, कंट्रोल के 3 पॉइंट है। एफ यहाँ पे फैमिली के लिए है, और ए यहाँ पे एजेंट के लिए है, ठीक है। तो पॉइंट सी एफ ए से आप इसको याद कर सकते हैं। पी किसके लिए, पार्टनर के लिए। ओ किसके लिए, ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेस। ई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। टी 25% शेयर होल्ड करता है। सी कंट्रोल, कंट्रोल में 3 पॉइंट है, क्या थे, वन कंट्रोल अदर, बोथ ऑफ देम कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, या फिर टुगेदर दे कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, ठीक है। एफ फैमिली मेंबर, फैमिली के लिए क्या था, स्पाउस, चिल्ड्रन, फैमिली, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर्स और ब्रदर आर डिपेंडेंट, तो फैमिली होगा। ए सोल एजेंट, सोल एजेंट है तो डिपेंडेंट होगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अनदर इज डिस्टिंक्ट पर्सन। देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट क्या हुआ, देखो जीएसटी के अंदर क्या होता है ना, हर स्टेट के लिए ना, अगर आपकी हर स्टेट में ब्रांचेस है ना एक एक, तो हर ब्रांच के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस है हरियाणा में भी, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस दिल्ली में भी है, आपका बिजनेस राजस्थान में भी है, तो आपको 3 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, और तीनों पर्सन अपने आप में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। एक पर्सन नहीं माना जाएगा, अलग अलग बिजनेस माने जाएगा, अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में ही आपकी 2 ब्रांच है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन एक मान लिया हुआ है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक लिया या ब्रांच 2 है, एक ही एक ही पर्सन माना जाएगा। लेकिन आपने दिल्ली के अंदर 2 ब्रांच है और 2 रजिस्ट्रेशन अलग अलग ले लिए दोनों ब्रांच के, अब जो आपने रजिस्ट्रेशन ही अलग अलग ले लिए ना, तो आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन का सिंपल में बात करूं तो हर रजिस्टर्ड पर्सन अपने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन का डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। इवन चाहे सेम पर्सन कंट्रोल कर रहा हो, रजिस्ट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट लिए ना, तो उसका डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली डिपेंड रिलेटेड पर्सन कौन होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। अब आते हैं हमारी वापस से शेड्यूल 1 में एंट्री नंबर 2 पे। अब रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की, एक भी पैसा अगर आपने चार्ज नहीं किया ना, इवन विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन यार देखो, अगर एंट्री के लाने का पीछे का रीजन क्या था, कोई भी रिलेटेड या रिलेटेड पर्सन फ्रॉड्स ना कर सके बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस होना कंपलसरी है। पर्सनली वो कुछ भी करे, हमें क्या मतलब है, बट अगर वो बिजनेस में कर रहे हैं ना, रिलेटेड और अनरिलेटेड पर्सन होने चाहिए। बिजनेस में कर रहे हैं, पैसा आप नहीं ले रहे हैं। शेड्यूल 1 में देखो पैसे विदाउट कंसिडरेशन वाली 4 एंट्री है, तो पैसे की तो बात ही छोड़ दो, रिलेटेड अनरिलेटेड और बिजनेस में है, तो आप इस एंट्री के अंदर कवर हो जाते हैं। पहली एंट्री क्या थी, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, बिजनेस एसेस होना चाहिए, आईटीसी आपने ले रखा हो। सेकंड क्या है, रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर एक पॉइंट ध्यान देने वाली होती है, जो कई बार हम गिफ्ट देते हैं एक एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल दिवाली पे अपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हमारी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कवर होता है। अब वो गिफ्ट दे रहा है, अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। जो गिफ्ट होता है ना, अगर 50,000 तक का कोई गिफ्ट दे रहा है ना, उसको सप्लाई नहीं माना जाता। अगर 50,000 से एक भी रुपए ज्यादा होगा, 50,000 तक, याद रखिए अप टू 50,000। क्वेश्चन काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50 मोर देन 50,000 है, लेस देन 50,000 है, क्या है। अप टू 50,000 है, मोर देन 50,000 अगर हो जाता है तो सप्लाई मान लिया जाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है परक्यूजिट। परक्यूजिट क्या होता है, देखो परक्यूजिट ना एम्प्लॉयमेंट, आगे जाके हम शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे, जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में जो सैलरी देते हैं ना, उस पर हम कभी भी जीएसटी नहीं लगाते। और जो परक्यूजिट होता है ना, वो सैलरी का ही पार्ट होता है, इसलिए वो भी शेड्यूल 3 ये नहीं आता, ठीक है। इसीलिए परक्यूजिट को भी हम वो नहीं मानते सप्लाई। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे देखो गुड्स ओनली लिखा हुआ है, एजेंट प्रिंसिपल एजेंट्स के बीच में अगर सर्विसेज की हो रही है तो सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को दे रहा है, वेयर एजेंट अंडरटेक द सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, या फिर एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ। अब ऑन बिहाफ ऑफ इट्स प्रिंसिपल का मतलब क्या है, देखिए
जनरली क्या होता है, एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को देता है, एजेंट अपने आगे कस्टमर को बेचता है। अब क्या होता है, जो एजेंट आगे अपने कस्टमर को बेच रहा होता है ना, वहां पे डिपेंड करता है वो इनवॉइस किसके नाम पे इश्यू कर रहा है। अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इश्यू हो रहा है तो वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई मानी जाएगी प्रिंसिपल ने कस्टमर को ही की है। जस्ट एक बीच में है जो पर्सन प्रिंसिपल के बीच पे बिहाफ पे इनवॉइस इशू करके दे रहे हैं। बट प्रिंसिपल ने एजेंट्स को सप्लाई की, एजेंट ने आगे कस्टमर को सप्लाई की, और जब वो एजेंट आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहा है ना, वो अपने बिहाफ पे इनवॉइस काट के दे रहा है। मतलब इनवॉइस जब कट रहा है ना, एजेंट का नाम आ रहा है अपना खुद का, प्रिंसिपल के बिहाफ पे नहीं कर रहा, वो खुद के बिहाफ पे कर रहा है, ऑन इट्स बिहाफ। तो उसको हम वो माना जाएगा, ठीक है, शेड्यूल 1 में कवर किया जाएगा। सिंपल सी बात है, एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस काट रहा है तो शेड्यूल 1 में कवर होगा, अदरवाइज कवर नहीं होगा। ठीक है, इनवॉइस वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट में लिखा, इन ऑर्डर टू चेक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फर्दर इनवॉइस शुड बी इशूड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम। अपने अपने नाम पे अगर इनवॉइस इशू कर रहा है ना, तो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मिस्टर ए एक प्रिंसिपल है जिसने एक ऑप्शन रखवाया, उसके अंदर मिस्टर बी को एजेंट अपॉइंट किया। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को ऑक्शन में सेल कर दिए गुड्स। अब जब मिस्टर बी मिस्टर सी को सेल कर रहा था ना, उसने जब इनवॉइस किया ना, अपने नाम पे कर दिया, अपने नाम पे मतलब मिस्टर बी के नाम पे कर दिया, तो ये शेड्यूल 1 में कवर होगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है डेल क्रीडेर एजेंट। अभी तक हमने नॉर्मल एजेंट की बात की थी, अब सवाल आ जाता है डेल क्रीडेर एजेंट कौन होते हैं और वेदर दे विल बी कवर अंडर शेड्यूल 1 या नॉट। देखो, डेल क्रीडेर एजेंट और नॉर्मल एजेंट में एक ही फर्क होता है। नॉर्मल एजेंट जो आगे कस्टमर को ब्याह पे पेमेंट करता है ना, आगे जाके अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता ना, तो एजेंट भी प्रिंसिपल को पेमेंट नहीं करता। बट डेल क्रीडेर एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल को एक गारंटी देता है, अगर कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं दिया तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। मतलब डेल क्रीडेयर एजेंट सिर्फ गारंटी देता है टू द सप्लायर, इन केस अगर कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करता तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, उसको बोलते हैं डेल क्रीडेयर एजेंट। अब क्वेश्चन आता है कि डेल क्रीडेयर एजेंट शेड्यूल 1 में कवर होता है या नहीं। सिंपल सा फंडा है, डेल क्रीडेयर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, शेड्यूल 1 में कवर होगा, अदरवाइज शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। अब एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन। सपोज इन दिस क्वेश्चन राम प्रिंसिपल है, ठीक है, रोहित एक एजेंट है और एक कस्टमर है। राम ने रोहित को गुड्स भेजे 50,000 रुपए के, ठीक है, रोहित ने आगे वो गुड्स कस्टमर को दे दिए, इनवॉइस किसके नाम पे इशू करा, अपने नाम पे, तो वो शेड्यूल 1 में कवर हो गया। ठीक है, अब कई बार डेल क्रीडेयर एजेंट क्या करता है, अब उसने गारंटी दी हुई है पेमेंट की, वो एडवांस में प्रिंसिपल को पेमेंट कर देता है राम को। ठीक है, यहां तक कुछ नहीं था। अब कस्टमर से क्या करता है वो, कस्टमर उसको 1-2 महीना कई बार पेमेंट लेट कर देता है, तो वो क्या करता है, उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है कि मैंने तेको 50,000 के गुड्स दिए थे, 10% मेरा इंटरेस्ट बन रहा, आपने 1 महीना लेट पेमेंट की थी, आप उसके हिसाब से मेरे को अपना इंटरेस्ट दे दो। सपोज 2,000 इंटरेस्ट ले लिया उसने, तो उसने 50, यहाँ पे उसने 50,000 उसको एडवांस में पे कर दिए, बट कस्टमर से उसने रिकवर किए 50,000 प्लस 2,000 इंटरेस्ट। अब ये 2,000 का क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखते हैं, पूरा केस समझते हैं। शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है, सबसे पहले अपने को डिसाइड करना पड़ेगा शेड्यूल 1 में है शेड्यूल 1 में नहीं है। सपोज रोहित जो है अपने नाम पे इशू नहीं करता इनवॉइस, प्रिंसिपल के राम के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, तो इट विल बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, तो उसको शेड्यूल 1 में कवर करा जाता है। ठीक है, अगर वो खुद के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करता, राम के नाम पे करता, तो उसको शेड्यूल मतलब देखिए, खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता तो शेड्यूल 1, अगर राम के नाम पे इनवॉइस इशू करता प्रिंसिपल के नाम पे, तो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता। ट्रांजेक्शन समझते हैं, ट्रांजेक्शन बिटवीन राम एंड रोहित, जो प्रिंसिपल एजेंट के बीच की ट्रांजेक्शन होती है, शेड्यूल 1 में कवर हो गया तो ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई। बट शेड्यूल 1 में के में अगर कवर नहीं हुआ तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि
वो उसके बीच लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रहा होता, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन राम एंड कस्टमर। राम एंड कस्टमर शेड्यूल 1 में कवर हो गया, शेड्यूल 1 के अंदर कवर हो गया। तो शेड्यूल 1 में कवर हो गया, तो देखिए समझते हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन राम एंड कस्टमर। तो देखिए राम शेड्यूल 1 में हो गया, तो राम एंड रोहित में ऑलरेडी उसको शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन मान लिए, तो अब राम एंड कस्टमर पे अलग से नहीं लगेगा, प्रिंसिपल और कस्टमर में एजेंट के बीच में मान लिया। बट अगर वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है, तो एजेंट के बीच की तो ट्रांजेक्शन मानेंगे नहीं, राम और रोहित के बीच में जो ट्रांजेक्शन है सीधा क्या मानेंगे हम, राम और कस्टमर के बीच में ही ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, और कंसिडरेशन राम को उसी के कस्टमर से ही मिला है, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। अब थर्ड आ जाता है पॉइंट, जो कि रोहित एंड कस्टमर के बीच में है। रोहित एंड कस्टमर के बीच में आया तो उसने दो चीज दी थी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। देखो अब शेड्यूल 1 के अंदर तो देखो राम एंड रोहित के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसको भी हमने वो माना था। अब रोहित और कस्टमर के अंदर हो रही है, उसको भी हम सप्लाई मानेंगे, प्रिंसिपल को भी। और जो इंटरेस्ट है ना, उसको पार्ट मानेंगे किसका, सप्लाई ऑफ गुड्स। बिकॉज ना देखो रोहित और कस्टमर के बीच में प्राइमरी ट्रांजेक्शन क्या थी, प्राइमरी ट्रांजेक्शन वॉज गुड्स की सप्लाई करना। आगे जाके आप एक कंसेप्ट समझोगे, सब कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, जिसके अंदर आप एक साथ दो दो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपोनेंट ये कंपोजिट सप्लाई में कवर होता है, बिकॉज क्योंकि अवर प्री डोमिनेंट सप्लाई वो सप्लाई ऑफ गुड्स, इसीलिए उसको उसी का सप्लाई पार्ट मान लिया जाएगा। बट अगर वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है, मतलब रोहित अपने आप से कोई कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहा था, गुड्स आर ट्रांसफर बिटवीन राम एंड कस्टमर। रोहित तो एक बीच में एजेंट था, जो कि शेड्यूल 1 में सप्लाई नहीं माना जाएगा राम और रोहित के बीच में, और रोहित एंड कस्टमर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको सप्लाई नहीं माना जाता। ओनली राम एंड कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन मानी जाती है, अगर वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है, रोहित और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई नहीं, अब रोहित ने जो एक्स्ट्रा उसको 50,000 दिए थे और उसके बदले उसने इंटरेस्ट दिया था, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर हो जाता है। ये ट्रीट किया जाएगा कि रोहित ने कस्टमर को लोन दिया था, मतलब जो ये एडवांस पेमेंट की थी ना, रोहित ने कस्टमर के बिहाफ पे एडवांस पेमेंट कर दी थी, मतलब एक हिसाब से उसने कस्टमर को लोन दे दिया था। अब कस्टमर को लोन दे दिया था, उसके लोन के बदले पे उसने कस्टमर ने उसको 2,000 इंटरेस्ट दिया है, अब वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। सीधी सी बात है, एक चीज ही ध्यान रखने वाली है डेल क्रीडेयर एजेंट के लिए, अगर शेड्यूल 1 के अंदर कवर होता है तो रोहित एंड कस्टमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर हो जाती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। अगर वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता तो रोहित एंड कस्टमर के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाती, और जो वो इंटरेस्ट दे रहा है उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाता है। मतलब शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है तो इंटरेस्ट को सप्लाई ऑफ गुड्स, अदरवाइज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये चीज अपने को ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है जो शॉर्ट टर्म लोन इंटरेस्ट दिया होता है ना, अगर डेल क्रेडिट एजेंट शेड्यूल 1 में कवर है तो उसको पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, अगर डेल क्रेडिट एजेंट शेड्यूल 1 में कवर नहीं है तो सर्विस मान लेंगे उसको। ठीक है, इसी के साथ हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 पॉइंट कर लिया। चौथा आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने सेक्शन 7 में भी पढ़ा था और शेड्यूल 1 में भी पढ़ रहे हैं। सेक्शन 7 में बोल रहा था हमको बिजनेस हो या ना हो हमको फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो सेक्शन 7 क्या बोला था, ओनली कंसिडरेशन, वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस वी डोंट केयर, सप्लाई माना जाएगा। बट शेड्यूल 1 क्या बोलता है, अगर आप रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो और बिजनेस में कर रहे हो, देखो शेड्यूल 1 में आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे बिजनेस पे फोकस किया गया है। यहाँ पे कंसीडरेशन ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपके पास विदाउट कंसीडरेशन इवन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, और रिलेटेड पर्सन के साथ कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। और उसके अलावा अगर आपने किसी से किया ना, हमको नहीं मानेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट 4 केसेस बताऊं, import of service with consideration, whether or not related to business, and it will be treated as supply. But without consideration, import of service covered in schedule 1 with related person और business में है, दोनों कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, रिलेटेड पर्सन है और बिजनेस है और विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई मान लेंगे। ठीक है,
अब इसमें केस लेते हैं जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विदाउट कंसिडरेशन है, बट जो पर्सन के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना वो रिलेटेड ही नहीं है आपका, या फिर रिलेटेड है पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, तो नोट अ सप्लाई। ये चार्ट आपको बहुत काम आएगा, इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। इसी के साथ हमारा शेड्यूल 1 कवर हुआ। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? सप्लाई में गुड्स की सर्विसेज की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 7 हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा, उसके अलावा हम शेड्यूल 1 पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल बात करता है, देखिए शेड्यूल 1 बता दिया कि सेक्शन 7(1)(a) बोला कि हमको सप्लाई किसको बोलेंगे, ठीक है। शेड्यूल 1 बोला कि इवन कंसिडरेशन नहीं है तो इन 4 चीजों को आपको सप्लाई मानना पड़ेगा। शेड्यूल 2 बोलता है आप सप्लाई तो मान रहे हैं लेकिन गुड्स है या सर्विस है वो हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला ट्रांसफर। अगर आप किसी भी चीज का टाइटल ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई कार होल्ड करता हूँ, अब मैं किसी कार किसी और को टाइटल दे देता हूँ, तो गुड्स माना जाता है। टाइटल आपने बेच दिया ना किसी को, ऑलवेज गुड्स। आपने किसी को राइट बेच दिए कि आप किसी को, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को आपने गाड़ी यूज करने के लिए राइट्स बेच दिया, आप ये राइट्स आप यूज करते हो, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग द टाइटल। आप ट्रांसफर नहीं कर रहे टाइटल को, आप सिर्फ राइट्स दे रहे हैं। राइट्स अगर आप किसी को दे रहे हैं तो मतलब इसका टेम्परेरी ट्रांसफर। टेम्परेरी ट्रांसफर होता है, वहां पे सर्विसेज होता है, परमानेंटली आप किसी को कोई ट्रांसफर नहीं कर रहे। अब फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो आप ईएमआई पे करते हो, जिसके अंदर जब तक आप लास्ट ईएमआई नहीं पे कर देते वो गाड़ी का टाइटल आपको ट्रांसफर नहीं होता। उस केस में क्या होता है, टाइटल तो आपको ट्रांसफर होगा ना लास्ट ईएमआई पे, तो गुड्स माना जाएगा इवन दो फ्यूचर डेट पे हो। एंड इट्स रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग। आप कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे देते हो, लाइसेंस के लिए देते हो, टेनेंसी के लिए देते हो, सब सर्विस माना जाएगा। आप कुछ टाइम के लिए उसको लीज पे दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो। कोई भी सेम बिल्डिंग आप रेंट के लिए दे रहे हो, सर्विस माना जाता है उसको। जो वक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया पेंट शॉप वाले एग्जांपल से, कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई कार पेंट के लिए दे दी, उसको सर्विस ही मानेंगे, ठीक है। अगर आपने किसी प्राइवेट यूज के लिए अपनी बिजनेस को निकाल लिया या फिर किसी अदर पर्सन को दे दिया बिजनेस के, अदर देन बिजनेस, तो उसको भी सर्विस माना जाएगा। अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया ना बिजनेस का, तो वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन शेड्यूल 1। अगर आप सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब आपका कोई बिजनेस है जो कि बंद हो चुका है, आप अब टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, ठीक है, और आपकी जितनी भी बिजनेस एसेट्स थी ना उसको वो ऑटोमेटिकली हम गुड्स मान लेंगे और उस पर आपको टैक्स मान देना पड़ेगा, अगर आप सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन जिस दिन हो जाएगी। बट दो केसेस पे आपको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, मतलब सप्लाई नहीं माना जाएगा। बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है एज अ बिजनेस गोइंग कंसर्न, मतलब पहले फादर साहब चलाते थे बिजनेस, अब बेटा चला रहा है। देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते टाइम ना, जीएसटी के अंदर पैन नंबर का यूज होता है। पैन नंबर सभी का अपना अलग अलग होता है। तो जब फादर चला रहा था तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, अब बेटा चला रहा है तो उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा और नया लेना पड़ेगा। मतलब पहले वाला पर्सन जो जीएसटी लगा था उसको कैंसिल करना पड़ता है और नए वाला करना। अब जिस दिन वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो टैक्सेबल पर्सन जो उसके फादर थे सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन होगी। बट उसके बाद गोइंग कंसर्न में उसके बेटे ने वो नया रजिस्ट्रेशन लेके उस बिजनेस को कंटिन्यू किया। इन दैट केस अब वो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, इसीलिए वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। सेकेंड इज फॉर एग्जाम्पल फादर की डेथ हो जाती है। अब फादर की डेथ के बाद उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव डीम्ड मान लिया जाता है, वो टैक्सेबल पर्सन है। उसमें ये नहीं मानेंगे, अगर डेथ पे सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन नहीं मानेंगे, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव चला आ रहा है बाद में, ऐसा हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो, टेम्परेरी दे रहे हो, सर्विसेज है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी घर वगैरह बनाते हो, बिल्डिंग्स बनवाते हो, कंस्ट्रक्शन करवाते हो कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का वगैरह का, ठीक है, वहां पे जो भी आप करते हो उसको सर्विसेज मानते हैं। बट इसकी एक कंडीशन है। देखो जब एक बिल्डिंग बनती है ना, बिल्डिंग के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेशन एक अथॉरिटी देती है। जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको नहीं माना दिया जाता तब तक उस बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं माना जाता। अब देखो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस दिन मिल गया उस दिन बिल्डिंग को कंप्लीट माना जाता है। मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर आप सप्लायर को एक भी रुपए दे देते हो ना, तो वो मानी जाती है सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर इंटायर कंसिडरेशन आप कंप्लीशन डेट के बाद दे रहे हो, मतलब वो बिल्डिंग बन चुकी है, सरकार ने उसको मान लिया वो बिल्डिंग बच रही है, अब देन उसको आप
कोई आपको कंसिडरेशन दे रहा है, इट्स जस्ट द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप किसी को बिल्डिंग बेच रहे हो, आप वर्क कंस्ट्रक्ट नहीं करवा रहे, कंस्ट्रक्ट की हुई बिल्डिंग को खरीद रहे हो बस। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी कवर ही नहीं है। मगर आपने कंप्लीशन से पहले एक भी रुपए दे दिया, आपने फॉर एग्जांपल एज अ टोकन मनी 1 लाख रुपए भी दे दिया, चाहे बिल्डिंग 2 करोड़ की, 1 लाख रुपए भी आपने पहले दे दिया, मतलब गवर्नमेंट मान रही थी कि अब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई और आपने उससे पहले एक भी रुपए दे दिया, मतलब आप वो बिल्डिंग को खरीद या बेच नहीं रहे हो, आप खुद वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो किसी के थ्रू। आपने किसी को बोला कि मेरे लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर, उसके बदले में ये पैसा ले, आप उससे बिल्डिंग खरीद या बेच नहीं रहे, मतलब आप उससे सर्विसेज ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीशन वाली डेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी को टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा कोई लाइसेंस वगैरह मैंने आपको 2 साल के लिए ट्रांसफर कर दिया, वो सर्विस माना जाता है। आप किसी के लिए कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल टैली वाली कंपनी है, टैली वाली कंपनी किसी को टैली का सॉफ्टवेयर बना के दिया, कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर बना के दिया, वो सर्विसेज होती है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, डिज़ाइन करते हो, प्रोग्राम करते हो, अपग्रेड करते हो, उससे रिलेटेड कोई मेंटेनेंस कस्टमाइज करते हो, सारा सर्विसेज होता है। देखो, अब एग्री टू रिफ्रेम फ्रॉम एक्ट, जैसे मैंने आपको स्कूल वाले एग्जांपल में बताया कि आपने कोई नाकाम ना करने के लिए पैसे की चार्ज किए, जैसे आपने शोर ना करने के लिए मेरे से पैसे लिए, तो वो सर्विसेज माना जाता है। अभी देखो, राइट टू यूज, अगर कोई भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने राइट टू यूज दिया है, मतलब आपने परमानेंट ट्रांसफर नहीं किया उसको, राइट टू यूज ही दिया आपने उसको, टाइटल नहीं ट्रांसफर किया, तो सर्विसेज माना जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेम कंस्ट्रक्शन वगैरह की होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू, जैसे कोई भी आप बिल्डिंग पे मॉडिफाई कर रहे हो, उसको रिपेयर कर रहे हो, रिनोवेट कर रहे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो, ठीक है, वो सारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या था कि इवन दो वो सप्लाई है, बट शेड्यूल 3 के अंदर उसको सप्लाई माना ही नहीं जाएगा, जो भी चीज सप्लाई के अंदर कवर होगी। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब बताओ, अगर आप सैलरी के ऊपर भी टैक्स जीएसटी लगाने पड़े, तो आप इनकम टैक्स भी ले रहे हो मेरे से, आप मेरे से जीएसटी भी ले रहे हो, आप तो डबल डबल टैक्स ले रहे हो उसी सेम इनकम पे। इसीलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को यहाँ पे अलग कर दिया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में सैलरी, परक्यूजेट्स, आपको जो भी मिलता है ना, वो सारा सैलरी का पार्ट होता है। इवन आपको ई-शॉप्स मिलते हैं, शेयर्स वगैरह, परक्यूजिट मिलते हैं, जो कि मनी की फॉर्म में नहीं होते हैं, आपको कोई भी क्लब का मेंबरशिप पास दे दिया, सारा सैलरी का पार्ट होता है और उस पर जीएसटी नहीं लगता, सप्लाई नहीं माना जाता शेड्यूल के अंदर। थर्ड सेकंड इज कोर्ट या ट्रिब्यूनल। कोर्ट या ट्रिब्यूनल, यहाँ पे कोई यहाँ पे प्राइवेट कोर्ट की, ट्रिब्यूनल की बात नहीं हो रही। कोर्ट जैसे अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी अपने कोर्ट्स होते हैं। ट्रिब्यूनल जैसे एनसीएलटी होता है कंपनी लॉ में, कोई भी प्राइवेट ट्रिब्यूनल नहीं, जैसे दो भाइयों के बीच का झगड़ा है, कोई ट्रिब्यूनल सॉल्व करवा रही है, उन्होंने प्राइवेट ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए, वो यहाँ पे कवर नहीं हो रहा। यहाँ पे गवर्न बाय लॉ, जो लॉ से गवर्न होते हैं ना, वो ही यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी सप्लाई में नहीं आएगा। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ एमपी एमएलए। अब एमपी एमएलए जो भी ड्यूटीज करते हैं ना, जो भी संसद के एमपी एमएलए होते हैं, वो भी जो भी उनको कुछ भी मिलता है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। फोर्थ इज सर्विस ऑफ फ्यूनरल प्यूरल मोर्चरी इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। अब देखो यार, आप किसी के मरने पे भी जीएसटी ले रहे हो, तो जनता भड़क जाएगी। इसीलिए यार देखो, फ्यूनरल के टाइम जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू में अपने क्या होता है, किसी भी शव को जलाने के लिए लकड़ियाँ ली जाती हैं। ठीक है, अब उन लकड़ियों पे भी आप टैक्स लेने लग गए। वहाँ पे एक शमशान भूमि में एक लाइक शॉप होती है जहाँ से आप परचेज कर सकते हो जितनी भी अपनी वोट्स आपको चाहिए होती है। अब उस पर भी आप टैक्स लेने लग जाओगे तो भड़क जाती है जनता। ठीक है, तो इसीलिए उनको सर्विस ऑफ फ्यूनरल, या फिर आप फॉर एग्जांपल जैसे किसी ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस वगैरह होती है, जैसे फॉर एग्जांपल
शमशान भूमि तक आपको जो भी गाड़ी लेके जाती है उसको आप जो भी पैसे देते हो उस पर भी टैक्स नहीं लगता। ऑब्वियसली यार, जीते जी आप टैक्स ले रहे हो, अब मरने के बाद भी आप टैक्स लोगे क्या? तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूनरल ब्यूनरल, जो भी वहाँ पे जितने भी क्रियाक्रम होते हैं ना, उस पर कुछ भी जीएसटी नहीं लिया जाता। ठीक है। फिफ्थ इज सेल ऑफ बिल्डिंग विद इंटायर कंसिडरेशन। जैसा देखो मैंने आपको बताया, कंप्लीशन डेट से पहले एक भी रुपए आ गया ना तो जीएसटी के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन इंटायर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेशन मिलेगा है, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ही ट्रीट किया जाता है और उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो यही पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बोलता है। ठीक है। सिक्स्थ इज एक्शनेबल क्लेम्स। देखो सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता, एक्सेप्ट बैटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग। इन 5 चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजें जीएसटी से बाहर है, एक्शनेबल क्लेम। ठीक है। 7th पॉइंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स विच डज नॉट एंटर इनटू इंडिया फ्रॉम ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू। देखो कोई गुड्स एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जा रहा है, बट वो गुड्स कभी इंडिया में डिलीवर ही नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, यूएसए से जापान जा रहा है, ठीक है, इंडिया तो बीच में आया ही नहीं, इंडिया की टेरिटरी के अंदर वो चीज आई नहीं, तो उसको हम सप्लाई क्यों मानेंगे? ठीक है। It is supply of goods by consignee to any person by endorsement of title of goods after the goods has been dispatched from the point of origin but before clearance for home consumption. This is called high CCL transaction. तो ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस पॉइंट को। ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये होता है पॉइंट ऑफ इंपोर्ट। सपोज गुड्स सोल्ड करे ए ने बी को, बिफोर एंटरिंग इंडिया ए ने क्या किया, सी के अंदर ही वो गुड्स बी ने क्या किया, सी को सोल्ड कर दिए। ए ने बी को किए थे सोल्ड, बट बी ने आगे फर्दर सी को सेल कर दिए। सी मान लो जापान से बिलोंग करता था, यूएसए से इंडिया आ रहा था, बट बीच में ही उसने क्या किया, बिफोर एंटरिंग इनटू इंडिया उसने किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया। ठीक है। अब ए और बी की ट्रांजेक्शन कभी इंडिया आई नहीं, तो ए और बी की ट्रांजेक्शन पे कभी जीएसटी लगेगा नहीं। अब बी और सी की ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है, अब सी वो गुड्स को इंडिया में लेके आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। अब सी गुड्स को पोर्ट ऑफ इंडिया तक ले आया, उसने वो गुड्स को वेयर हाउस में रख दिए। ठीक है। अब बट वेयर हाउस में गुड्स पड़े थे ना, उसने क्या किया, गुड्स सी ने डी को सोल्ड कर दिए, उसने क्लियरेंस नहीं कराया। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जैसे कस्टम में कोई भी गुड्स आता है ना, आप सीधा जहाज से माल उतरा और आप अपने घर नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है। जैसे मतलब दो कंसेप्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे तक कुछ देर के लिए वेयर हाउस में गुड्स को रखा जाता है और वहां से आपको क्लियरेंस करवानी पड़ती है। जब तक आप गुड्स को वहां से क्लियर नहीं करवाते ना वेयर हाउस से, तब तक उस पर जीएसटी और कस्टम नहीं लगता। ठीक है। अब वो वेयर हाउस में जब तक पड़े हैं, आपने उसको क्लियरेंस नहीं करवाया और आपने बीच में ही किसी को बेच दिया, सी ने डी को। अब जो बी और सी के बीच के ट्रांजेक्शन ना, उस पर भी जीएसटी लगेगा। अब सी डी ने क्या किया, फाइनली गुड्स को क्लियर किया कंजम्पशन के लिए, अब डी पे टैक्स लगेगा। ठीक है। यहाँ पे यही किया है, देखो ए और बी के बीच में हुई थी फर्स्ट, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बी और सी के बीच में हुई थी, कुछ नहीं लगेगा उस पर भी। आगे डी ने क्लियर करा दिया, उस पर लगेगा। आगे डी ने अपने लिए क्लियर किया तो जीएसटी लगेगा। ठीक है। ओनली लास्ट पॉइंट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं ना कंजम्पशन के लिए, तभी जीएसटी लगेगा। तो 8 पॉइंट क्या बोलता था अपना, आप ध्यान से देखो। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं, बट बिफोर क्लियरेंस, होम क्लियरेंस से पहले ही अगर गुड्स सेल हो जाते हैं ना, तो वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है। ठीक है। 9th पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर कंजम्पशन टू एनी। बिफोर कंजम्पशन वेयर हाउस में ही आपने अगर किसी को सप्लाई कर दिया, उसको भी शेड्यूल 3 में कवर करता है और उस पर भी सप्लाई नहीं मिलेगा। सेम 10th पॉइंट भी आपको ऐसा बोला है, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर हाउस इन SCZ आर फ्री टू एनी अदर पर्सन बिफोर क्लियरेंस। बिफोर क्लियरेंस अगर SCZ में कोई गुड्स पड़े थे, आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिए, अगेन
इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। 11th एंड 12 पॉइंट्स न्यू अमेंडमेंट्स है। 11 पॉइंट्स पढ़ते हैं। 11 पॉइंट बोलता है हमको अपॉर्चमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरेंस टू को इंश्योरेंस। देखो लीड इंश्योरर क्या होता है उसका कंसेप्ट समझते हैं। लीड इंश्योरर वो होता है जिससे सम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे XYZ ने एक फायर पॉलिसी ली 10 करोड़ की, ठीक है, जिसके अंदर लीड इंश्योरर को था 40%, ABC% 40% होल्ड कर रहा था। को इंश्योरेंस PQR एंड LMN पढ़ रहा था, ठीक है। मतलब उसके अंदर लीड कौन कर रहा था, ABC। बाद में सारा पैसा कोलेक्ट करने के बाद उसमें 30 और 30% करके उसने बांट दिया, अपोर्शन कर दिया उसको। पहले 100% खुद लिया, देन 30-30 उनको दे दिया, 40% खुद रख लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट, जिसके अंदर एक लीड बंदा था। अब ध्यान से देखें, जो ट्रांजेक्शन बिटवीन XYZ और लीड इंश्योरर था ABC, उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई ना, उस पर GST लगेगा। आगे जो आगे जो ABC PQR और MLMN को अपना हिस्सा दे रहा है ना 30-30%, अब उस पे GST नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप 50 लाख पे GST ले चुके हैं, तो प्राइमरली तो उस पर टैक्स लग चुका है। अब इस जस्ट अपोर्शनमेंट, आगे वो अपना हिस्सा लोगों को बांट रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसको शेड्यूल 3 में कवर हुआ है। नेक्स्ट इज री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस जो कि इंश्योरेंस से रिसीव हुआ है ना, अब देखो इसको मैं एक कंसेप्ट के थ्रू समझाता हूँ री इंश्योरेंस को। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये हमारे कस्टमर थे ABCD, ठीक है। ये हमारा था फॉर एग्जाम्पल HDF इंश्योरेंस। इन्होंने क्या किया, इससे इंश्योरेंस लिया, इसके पास इंश्योरेंस इकट्ठा हो गया रुपए 10 लाख का। अब ये बोल रहा है मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, ये हैंडल नहीं कर पा रहा इतना रिस्क, तो ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर 40% ऑफ इट्स रिस्क। ये क्या कर रहा है यार, मेरे को अपना री इंश्योरेंस करवा, ये अपना री इंश्योरेंस करवा है। ये जो 10 लाख का पैकेज है ना, इसका 40% री इंश्योरेंस करवा लिया। किससे, फॉर एग्जाम्पल ICICI से। उसके बदले इसने कंसीडरेशन दिया 4 लाख। अब ये बोला HDFC, मैं तुमको, HDFC ने ICICI से इंश्योरेंस करा, बोला यार देखो वो अलग बात है, मैं मेरा रिस्क कवर कर रहा हूँ, बट मैंने तुमको बिजनेस भी दिया ना, मैं अपना इंश्योरेंस नहीं करवाता तुझसे, मैं तो किसी से भी करवा सकता था, मैंने तुझसे क्यों कराया, मैंने देखो बिजनेस का दिया है, इसीलिए मैं अपना कमीशन चार्ज करूंगा। अब वो क्या करता है, इससे 1 लाख रुपए कमीशन के चार्ज कर लेता है, और उसको पेमेंट कितना करता है, 3 लाख रुपए। अब बात ये आ जाती है, जो ICICI ने HDFC, देखो ABC ने ये जो सर्विस ली थी, ऑफ कोर्स इस पे तो GST लगेगा ही लगेगा। अब जो HDFC ने आगे ICICI से इंश्योरेंस करवाया था, मतलब ICICI ने जो HDFC को सर्विस दी थी 4 लाख रुपए की, उस पे GST लगेगा या नहीं लगेगा। तो हाँ, जो ये रुपए 4 लाख है ना, कंप्लीट पे GST लगेगा। फर्दर एक पॉइंट आ जाता है, अब जो 1 लाख रुपए सीडिंग कमीशन है, इसको कमीशन बोलते हैं, जो कि HDFC ने चार्ज किया है एज अ सर्विस, इस पे GST लगेगा या नहीं लगेगा। अब आइडियली आप बताओ, ICICI ने अगर 4 लाख पे GST पे कर दिया, तो 1 लाख पे करने की जरूरी है, बिकॉज 4 लाख में ऑलरेडी वो 1 लाख रुपए इंक्लूड है, तो इसके लिए सीडिंग कमीशन जो आता है उस पे GST नहीं लगता। यही बात हमारे पॉइंट नंबर 12 में की गई थी। सीडिंग कमीशन जो इंश्योरर को रिसीव होता है फ्रॉम द री इंश्योरर, मतलब HDFC को जो ICICI से 1 लाख रुपए हुआ था, उस पर GST नहीं लगता। यहाँ पे वही सेम एग्जांपल है, देख लेना। अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी उसको गुड्स सेसर में, मतलब शेड्यूल 3 का एक्सटेंशन ही आप मान सकते हो इसको। फर्स्ट इज जो पब्लिक अथॉरिटीज होती है, जो कि आपकी छोटे छोटे आप गांव में देखोगे, पंचायत होती है, म्यूनसिपालिटीज होती है, नगर निगम वगैरह, ठीक है। उसको, वो जो भी सर्विस सप्लाई करते हैं ना गवर्नमेंट को,
अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पंचायत या फिर म्युनिसिपल पार्टी, वो सप्लाई में कवर नहीं होती, उसको उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। सेकंड इज जो अल्कोहल लाइसेंस, आप पता है जो दारू के लाइसेंस देने होते हैं, अल्कोहल के लाइसेंस देने होते हैं ना, उसकी पावर होती है स्टेट के हाथ में। दिल्ली में कितनी लिकर शॉप खोलनी चाहिए वो दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हरियाणा में कितनी खुलने चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, मुंबई में कितने खुलने चाहिए मुंबई की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, अब जो वो लाइसेंस देते हैं ना अल्कोहल से रिलेटेड, उस अल्कोहल लाइसेंस पे भी जीएसटी नहीं लगता। ध्यान रखिए, सिर्फ अल्कोहल लाइसेंस। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई और लाइसेंस दे रही है, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट्स ये जो एयरटेल्स अपने जियो है, इनको स्पेक्ट्रम लाइसेंस देती है कि आप 2G लाइसेंस, 3G 4G लाइसेंस आप ये ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए लाइसेंस लेना होता है और वो लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट से ही लेना पड़ता है। इन लाइसेंस पे जीएसटी देना पड़ता है। या फिर माइनिंग राइट्स होते हैं, कहीं भी खुदाई वगैरह हो रही है जेसीबी से, तो उसके राइट्स आपको जीएसटी लगेगा। ठीक है, देखिए चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया है, अब सिर्फ सर्कुलर पेंडिंग है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। फर्स्ट सर्कुलर पढ़ते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम। अब जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग से रिलेटेड राइट्स देती है कि आप यहाँ पे, आपको लगा कि यहाँ पे कच्चा तेल निकल सकता है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो अपन बोलते हैं वो निकल सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने राइट्स दे दिया कि आप यहाँ पे मशीन्स वगैरह लगा के तेल निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिगार्डिंग आप इस ट्रांजेक्शन को समझें। जो वहां पे उसने तेल खोदा, उसने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का उसने वहां पे तेल खोद के बेच दिया। अब वो गवर्नमेंट बोले कि लाओ मेरा हिस्सा, बोलता रुको रुको, 10 लाख पूरे तुम्हारे, 10 लाख में से थोड़ी हिस्सा होगा। तो बोला 10 लाख में से पूरा, अभी जो यहाँ पे मैंने वर्कर्स लगा के यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन की है, मेरी मशीन लगाया, इसकी भी तो कॉस्ट है, इसकी भी कॉस्ट आप हटाओ। मेरे 4 लाख रुपए तो यहाँ पे खुदाई करने में, लेबर्स को पैसे देने में, यहाँ पे इन चीज़ों में लग गए, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है 4 लाख रुपए पे हम जीएसटी नहीं लेंगे। ठीक है, बात आ जाती है 6 लाख पे, 10 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख। 6 लाख में से अब दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा रखता है कॉन्ट्रैक्टर, एक हिस्सा दिया जाता है गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट को हिस्सा दिया जाता है ना, उस पर अगेन कोई सप्लाई नहीं लगती उसको, उस पर टैक्स नहीं लगता। जो कॉन्ट्रैक्टर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर कमाता है ना, उस पे सिर्फ जीएसटी लगता है। मतलब 10 लाख में से 4 लाख कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम होती है जो कि उसकी कॉस्ट लगी है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब 6 लाख जो बाकी में बच जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 लाख उसने गवर्नमेंट को दिए, उस 2 लाख पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब जो 4 लाख बच जाते हैं ना, उस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम, कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम। सेकेंड इज सप्लाई ऑफ आर्ट वर्क टू गैलरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एग्जीबिशंस वगैरह में अपनी पेंटिंग्स वगैरह देते हो, तो आप विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हो, सिर्फ आप गैलरी में लगाने के लिए। जब तक कोई परचेज नहीं कर लेता ना, उसको आप सप्लाई नहीं मानोगे, जब तक बायर उसको परचेज नहीं कर लेता। ना मोमेंट बायर ने परचेज कर लिया, वो जीएसटी के अंडर कंसीडर हो जाएगी। थर्ड इज सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। देखिए सिक्योरिटी तो सप्लाई में कवर नहीं होती, बट सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम क्या होती है? सिक्योरिटी लैंडिंग आप एएफएम में पढ़ोगे। सिक्योरिटी आप टेम्परेरी टाइम के लिए किसी को उधार दे रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को अपने 100 शेयर्स 2 महीने के लिए उधार पे दे दिए, 2 महीने बाद वो शेयर्स मेरे को वो वापस दे देगा, इसके लिए मैंने कंसिडरेशन चार्ज किया। ठीक है, जो वो कंसिडरेशन चार्ज किया ना मैंने, उस पे जीएसटी लगेगा। सिंपल सा ये बात की है। फोर्थ इज मोल्ड एंड डाइज। देखो मोल्ड एंड डाइज क्या होती है, जो भी जैसे कोई भी आप मशीन्स लेते हो, मशीन्स के साथ उसके जैसे कुछ पार्ट्स आते हैं जो आपको चेंज करने पड़ते हैं बार बार, मोल्ड्स या डाइज आते हैं, स्ट्रक्चर ढांचे बोल सकते हैं आप हिंदी में जिसको। जैसे कोई भी आप केक की मशीन्स है वगैरह, केक वगैरह, उसके लिए अलग अलग वो आपको ढांचे दे देगा साथ में कि इस टाइप का केक आपको बनाना है, ये इस मोल्ड में डाल लीजिए, ऐसा केक तैयार हो जाएगा। आपको हार्ट शेप बनाना है तो इसमें डाल दीजिए, अपने आप बन जाएगा। तो ये मोल्ड्स एंड डाइज होते हैं जो भी एक मशीन्स के साथ आते हैं, जो कि एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करता है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया जाता।
तो मोल्ड एंड डाइज क्या होता है, ओरिजिनली जो मशीन है ना उसके लिए आपने कंसिडरेशन चार्ज कर लिया ना, उसी का पार्ट माना जाता है। उस पे एक बार उस पे अगर जीएसटी लग गया ना तो अलग से इस पे जीएसटी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। आपने देखो शेड्यूल 1 में पढ़ा था, रिलेटेड पर्सन को बिजनेस रिलेटेड इवन विदाउट अ कंसिडरेशन कुछ भी आप ट्रांसफर करते हो ना, इट विल बी कंसिडर एज शेड्यूल 1 सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे दो को बन जाते हैं, मोल्ड एंड डाइज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, अदर देन रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन टू द रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, अदर देन रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट इज टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे बिल्डिंग होती है तो वहां पे अपन रेंट लेते हैं, वो मेरे पास राइट है कि मैं उस बंदे से रेंट कलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं रेंट कलेक्ट करने का राइट किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता हूँ फॉर ए कंसिडरेशन, अगेन उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। इवन तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ता है, बट आपने वो राइट ट्रांसफर कर दिया ना, इट विल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज और उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। 6 पॉइंट इज पेनल्टी। जो भी पेनल्टीज वगैरह होती है, चाहे वो एनबीएफसी ले, कंज्यूमर कोर्ट, बैंक या आरबीआई द्वारा इश्यूज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता। 7th इज रेमुनरेशन पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आप पे कर रहे हो सैलरी का पार्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो, आप उसको कंसिडरेशन दे रहे हो, सैलरी नहीं दे रहे, तो इट विल बी नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 और उसको सप्लाई मान लेते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है उसके बीच में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय डायरेक्टर जो कि आपके पी&एल में उसका सैलरी का खर्चा आ रहा है, ठीक है, सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इवन परक्यूजिट्स वगैरह भी है, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टर है उसकी दो चीज की पेमेंट हमारे में आ रही है, एक तो सैलरी के हैंडर हेड के अंदर आ रही है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने कोई उसकी कोई बिल्डिंग थी खाली, डायरेक्टर बोला कंपनी के लिए काम के लिए आप यूज कर सकते हो और मेरे को पैसे दे दीजिए, वो सैलरी का पार्ट नहीं है, वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं देखा जाएगा, उसको हम जीएसटी में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओनली सैलरी पार्ट रिलेटेड टू डायरेक्टर ना, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में आता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होल वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आया ही नहीं, ठीक है। ये 7th पॉइंट था। अब जैसे इंटरस्टेट मूवमेंट होता है, फॉर एग्जांपल यार आप ट्रेन बस वगैरह जो होते हैं या फिर उसके अंदर जो गुड्स होते हैं वो आप रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के लिए भेजते रहते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई व्हीकल खराब हो गया, आपने रिपेयर कराने के लिए हरियाणा से दिल्ली भेज दिया, उसके अंदर गुड्स भी पड़े थे, ठीक है। या फिर इस पे देखो दो चीजें होती है, बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन अदर। देखो हमने पहले भी बात की है, रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन में तो सप्लाई माना जाता है, बट फर्दर सप्लाई के लिए कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से दिल्ली के अपने शहरों में, हरियाणा से दिल्ली के शहरों में मैंने अपना बेचा, दिल्ली वाले ने आगे फर्दर सप्लाई कर दी, अपने पास नहीं रखा, उसी किसी थर्ड पर्सन को फर्दर सप्लाई कर दी, देन इट विल नॉट बी कंसिडर एज सप्लाई। बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भेजा तो ऑलवेज कंसिडर एज सप्लाई। बट जो कि आप कन्वीनियंस या फिर आप जो जैसे ट्रेन्स वगैरह ये जो व्हीकल्स वगैरह बेच रहे हो, इवन रिलेटेड पर्सन को आप नहीं बेच रहे हो, अदर देन रिलेटेड पर्सन बेच रहे हो, फर्दर सप्लाई के लिए बेचो चाहे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बेचो, सप्लाई नहीं बना जाएगा। ये चार्ट मैंने आपको दिया है, रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने मूवमेंट हो रही है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वीनियंस, एयरपोर्ट से गुड्स कोई भी इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है, फर्दर सप्लाई के लिए होती है, रिलेटेड पर्सन के बीच में नो सप्लाई। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कोई व्हीकल जा रहा है, उसके अंदर व्हीकल के अंदर गुड्स और व्हीकल दोनों सप्लाई माने जाएंगे। अदर अदर पर्पस के लिए जा रहा है, मतलब रिलेटेड एग्जिस्टिंग पर्सन को नहीं बेच रहे आप, कोई थर्ड पर्सन को ही बेच रहे हो, तो
फर्दर सप्लाई चाहे रिपेयर मेंटेनेंस, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, ध्यान से ये एक छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर टैक्सेबिलिटी। जॉइंट वेंचर फॉर एग्जांपल जैसे जो एक एसोसिएट एओपी है, वो अपने मेंबर को जो भी सर्विसेज देती है, जैसा कि आपने पढ़ा था 7(1) के अंदर, एओपी अपने मेंबर के अंदर जो भी सर्विसेज देती है उसको हमेशा जीएसटी में कवर किया जाएगा। बट इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है जो कि कॉल इन एडवांस और कैश कॉल बाय एओपी फ्रॉम इट्स मेंबर। अब क्या करते हैं जॉइंट वेंचर अपने से कॉल इन एडवांस, मतलब कुछ जैसे सब मेंबर का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है एओपी के अंदर, उस हिस्से के बदले उनको पैसे देने होते हैं। अब उस हिस्से के बदले वो जो पैसा मंगा रहे हैं ना, इज जस्ट मर फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, उस पर सप्लाई नहीं हो रहा। बट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 4 मेंबर है एओपी के अंदर, हर मेंबर 100 रुपये कंट्रीब्यूट करता है और मेंबर बन जाता है। अब जॉइंट वेंचर क्या करती है, उन 400 रुपये का यूज करके मशीन हायर करती है। किससे? अपने ही मेंबर से मशीन हायर कर ले रही है, और उस 400 रुपये के बदले वो 400 रुपये मेंबर्स को दे देती है। अब जो मशीन हायर की है ना, वो वो जो ट्रांजेक्शन है ना, उसको हम सप्लाई मानेंगे। जो 100 रुपये पहले कंट्रीब्यूट किए थे ना एओपी ने अपने मेंबर से, वो तो मर फ्लो ऑफ मनी था। बट आफ्टर दैट उस पैसों का यूज करके उसने मशीन जो हायर की है ना अपने ओन मेंबर से, उसको हम सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी लेंडिंग स्कीम। देखो प्रायोरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम। आरबीआई ना क्या करता है, आरबीआई जैसे हर साल बैंक्स को बताता है कि आपको किस सेक्टर को कितना, आपको एजुकेशन सेक्टर में को कितना परसेंट लोन देना है, एग्रीकल्चर के लिए कितना परसेंट लोन देना है। तो कुछ क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को कहा गया कि आपको एजुकेशन के लिए 20% लोन देना है, बट एचडीएफसी ने दे दिया 40%, 20% एक्स्ट्रा दे दिया। अब जो 20% एक्स्ट्रा दिए ना, उसके बदले आरबीआई एचडीएफसी बैंक को एक सर्टिफिकेट इश्यू करके देती है, जिसको बोलता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम। और उस सर्टिफिकेट को आप किसी को दूसरे को बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसी बैंक था, आईसीआईसी बैंक को बोला कि आपको 30% एजुकेशन लोन देना है, बट आईसीआईसी ने ओनली 10% लोन दिया था, अब उसको 20% चाहिए। तो एचडीएफसी ने जो 20% एक्स्ट्रा दिया होता ना, वो सर्टिफिकेट आईसीआईसी एचडीएफसी से खरीद लेता है। तो यही है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम जो इश्यू बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक किए गए हैं ना, उसको सिक्योरिटी नहीं माना जाता। अब जो एचडीएफसी और आईसीआईसी के बीच में ट्रांजेक्शन हुई थी ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और लाइबल टू जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ होनेरियम टू गेस्ट मेंबर्स। से जो भी टीवी चैनल्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं वगैरह, वो अपने चैनल्स पे कुछ गेस्ट मेंबर बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप चल रहा था, आज तक वालों ने आकाश चोपड़ा को बुलाया कि आप आइए, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एज अ गेस्ट मेंबर आप आपको बुला रहे हैं, अपीयरेंस दे। तो उसके बदले हमने लाइक वो आए तो हमने उनको कुछ एज अ कैश अमाउंट, आपने एज अ होनेरियम, मतलब एज अ आप यहाँ पे आए, हमारा सम्मान बढ़ा, आप उसके बदले में हम आपको कोई भी प्राइस दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी दो, या फिर कुछ आपको बुके वगैरह कुछ भी दे रहे हैं, मतलब लैपटॉप्स वगैरह आपने दे दिया, फोन दे दिया। फॉर एग्जांपल आईफोन 17 नया नया निकला था, आकाश चोपड़ा को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट देने वाला है, आकाश चोपड़ा अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना तो उसको सप्लाई माना नहीं जाएगा। समझे? मतलब आकाश चोपड़ा ने अगर उसका टर्नओवर की लिमिट ही एक्सीड नहीं हुई तो उसको देन फिर हम सप्लाई नहीं कंसीडर करेंगे। मतलब अगर 20 या 10 लाख की लिमिट जो भी अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर है, इवन वो ब्रीच होती है और उस एज अ गेस्ट मेंबर उसको मिलता है, तभी उसको लाइबल माना जाएगा जीएसटी का टैक्स पे करने के लिए। 13 पॉइंट बिल्कुल आसान है, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के अंदर शेयर हेल्ड करती है, शेयर्स हेल्ड करती है, उसको तो मानेंगे ही नहीं यार हम, कुछ सिक्योरिटी है तो सप्लाई मानेंगे ही नहीं। 14 पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान देने वाली बात है। वारंटी, जैसे यार आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप करते हो, लैपटॉप खरीदते हो या कुछ भी करते हो, सब अपने अपनी वारंटी के साथ होते हैं। आप खराब होता है कंपनी आपको रिप्लेस करती है। इसके अंदर दो केस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप का केस लेते हैं, मैंने डेल कंपनी की वेबसाइट से एक लैपटॉप खरीदा, मेरा लैपटॉप 1 महीने में खराब हो गया, मैंने डेल में बोला कि डेल वालों को मेरा लैपटॉप आप रिप्लेस करके दो। डेल वालों ने बिना 1 रुपये चार्ज किए
मेरे को वो लैपटॉप रिप्लेस करके दे दिया। अब बताइए वो जो रिप्लेसमेंट है उसको सप्लाई मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आइडली देखा जाए तो डेल वालों ने मेरे से एक भी रुपए नहीं लिया। शेड्यूल 1 में भी वो कहीं कवर नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा रिलेटेड डिस्टिंग कहीं भी वो 4 एंट्री में कवर नहीं हो रहा, तो वो सप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन को एक ही चीज़ ध्यान देनी है, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है या नहीं। सेपरेट कंसिडरेशन अगर उसने चार्ज कर लिया, मतलब यार अगर उसने 2,000 रुपये भी मेरे से चार्ज कर लिए ना एज अ सर्विस, तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेशन इज द मेन पॉइंट। थर्ड इज कोई बीच के अंदर, सेकंड केस इज कोई बीच के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर था। फॉर एग्जांपल मैंने डेल लैपटॉप डेल से ना बाय करके बीच में अमेजोन से बाय कर लिया। अमेजोन क्या हो गया, बीच में इंटरमीडिएरी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। अब इसके केस में ना दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट, एक तो डेल और अमेजोन हो गए, सेकंड अमेजोन और जो मैं हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझते हैं, डेल और अमेजोन। ठीक है, डेल वालों ने अमेजोन को दे दिया लैपटॉप, आगे अमेजोन के पास लैपटॉप खराब आके आया, अमेजोन वालों ने डेल वालों को दे दिया। डेल वालों ने कोई भी सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया अमेजोन वालों से। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन आपको एक ही पॉइंट याद करना है, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ या नहीं हुआ। डेल और अमेजोन के बीच में कोई भी सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होता है रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट, तो सप्लाई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगेन अब आते हैं बात अमेजोन एंड मेरे बीच में, मतलब कस्टमर और अमेजोन के बीच में। अब कस्टमर और अमेजोन के बीच में मैं अब अमेजोन को रिटर्न कर रहा हूँ, मेरे को अमेजोन रिप्लेस करके दे रहा है। अब अमेजोन मुझसे चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर रिप्लेसमेंट के लिए वो मुझसे चार्ज नहीं कर रहा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एक भी रुपए चार्ज करता है तो जीएसटी लग जाएगा उस 1 रुपए पे। मतलब होल पॉइंट, रिप्लेसमेंट के लिए अगर आपने रुपए लिया एनी स्टेज, तो उसको सप्लाई मानेंगे। 15th पॉइंट को, नो क्लेम बोनस को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, जो कि नो क्लेम बोनस मैंने आपको समझा दिया था ऊपर ही। 16 इज सेल्वेज वैल्यू। देखो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में कोई कार वगैरह जल जाती है तो उस कार पे पूरा अधिकार इंश्योरेंस कंपनी का आ जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी मानी जाती है। अब वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी की मिल गई, मतलब वो राइट आपसे ट्रांसफर होके इंश्योरेंस कंपनी के पास मान चला गया, तो उसको हम जीएसटी मान लेते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को उस पर उसकी जो सेल्वेज वैल्यू होती है ना, कचरे की वैल्यू, उस पर टैक्स देना पड़ता है। ये एज्यूम किया जाता है कि कस्टमर, इंश्योरेंस कंपनी ने जिस कस्टमर की कार जली थी उससे एज अ कंसिडरेशन वो खरीद लिया है कचरा। अब वही बात है यार, 17 पॉइंट ईसॉप्स वगैरह इवन दो ओवरसीज कंपनी के मिल रहे हो, अगर सैलरी का पार्ट है, विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सो गाइज नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड डैमेज। सो लिक्विड डैमेज क्या होती है, जैसे कोई भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे एक सिंगर है, किसी इवेंट पे परफॉर्म करने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आई विल परफॉर्म ऑन, सपोज इंडिपेंडेंस डे पे मैं परफॉर्म करूंगा या फिर किसी की शादी में मैं परफॉर्म करूंगा, उसके लिए मैं आपसे 20 लाख रुपए चार्ज करूंगा। बट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नीचे कंडीशन एक डाली गई, अगर आप उस दिन नहीं आते तो आपको हमें कंपनसेशन देना होगा, क्योंकि आपकी वजह से हमारी रेपुटेशन डाउन गई, हमने बोला आपको आना पड़ेगा, आप नहीं आए। तो ऐसा उसमें एक क्लोज डाला गया कि अगर आप नहीं आते तो एज अ डैमेज आपको हमको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है लिक्विड डैमेज। लिक्विड डैमेज जो वो 10 लाख रुपए एज अ लिक्विड डैमेज उसने दिए ना, इट्स ऑलवेज कंसिडर एज अ सप्लाई। बट उसके लिए दो कंडीशन होती है। पहला, डैमेज जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जब तक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, अगर उसने ऐसे ही पे कर दिए तो उसको माना ही नहीं जाएगा, वो लिक्विड डैमेज है। तो लिक्विड डैमेज के लिए सबसे पहले देयर इज एन एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, जो भी अरेंजमेंट है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने गाना, आप गाने के लिए बोला किसी को, तो एज अ इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट होना चाहिए अपना। 19th पढ़ते हैं, उससे अगला जैसे कोई भी डोनेशन होती है, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन रिसीव होती है, क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? 3 कंडीशन देखी जाती है। सबसे पहले, गिफ्ट या डोनेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को करना है।
किसी को भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड, पेमेंट होती है ना, जो आप पेमेंट कर रहे हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स गिफ्ट या फिर डोनेशन की फॉर्म में होना चाहिए, किसी थर्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को करना है, गिफ्ट और डोनेशन की फॉर्म में ही करना है। थर्ड, उसका पर्पज फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है कोई भी कॉमर्शियल गेन के लिए नहीं होना चाहिए। अपना पब्लिसिटी आप कर रहे हो एज अ डोनेशन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एक भूषण नाम का बंदन है जिसने एक ब्लैक बोर्ड डोनेट किया एक चैरिटेबल योगा सेंटर के अंदर। उस पे अंदर ब्लैक बोर्ड पे प्रिंट किया जाता है गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। ठीक है, पहला कंडीशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, ठीक है, एज अ गिफ्ट डोनेशन किया गया। थर्ड, कोई भी कॉमर्शियल गेन या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। अब गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण, ऐसा कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ऐसा कोई उसका बिजनेस का प्रमोशन वगैरह या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, जस्ट एक स्मॉल गेस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने उसको लिख दिया गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। बट अगर इन द अबव एग्जांपल हम देखें, अगर हमने उसका बिजनेस, फॉर एग्जांपल मिस्टर भूषण एक टेक्सटाइल बिजनेस ओन करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब उसने नीचे लिख दिया गुड विशेस टू एबीसी लिमिटेड हु रन्स अ टेक्सटाइल बिजनेस, तो उसका बिजनेस का प्रमोशन कर रहा है, मतलब एक कंडीशन उसकी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो अब उसको सप्लाई मान लेंगे। ध्यान से देना है, गिफ्ट होनी चाहिए इन द नेचर ऑफ, नहीं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए गिफ्ट या डोनेशन की फॉर्म में, कोई भी कॉमर्शियल गेन या एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, तभी अगर हम मानेंगे कि ये सप्लाई नहीं है। इसी के साथ हमने सारे सर्कुलर्स पढ़ लिए। नाउ वी शिफ्ट टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज सेक्शन 8, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। देखो, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट क्यों लाना पड़ा। देखो, कई बार आप दुकानदार के पास जाते हो, आपको आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, आपको लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग भी दे दिया उसने, ठीक है। अब लैपटॉप पे अलग जीएसटी का रेट लगता है, लैपटॉप पे बैग पे अलग जीएसटी का रेट लगता है। आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप लेने गए, लैपटॉप के साथ उसने आपको चार्जर भी दे दिया, चार्जर पे अलग रेट होता है, लैपटॉप पे अलग होता है। आप किसी दुकानदार पे जाके आप किसी गिफ्ट के लिए कोई भी एक आपने पैक करवाया, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आजकल होते ना, इसके अंदर चॉकलेट स्कैन सब कुछ ऐसा करके पूरा एक पैकेज आपने बनवाया। अब उस पे चॉकलेट्स पे अलग जीएसटी लग रहा है, कैंस जो कोक्स के डाले आपने उस पे अलग जीएसटी लग रहा है, फ्लोर्स जो आपने डाले हैं उस पे अलग जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग अलग कंसेप्ट आया, अब जीएसटी रेट लगाए तो लगाए किस पे, सब पे अलग अलग है या। अब फिर जीएसटी ने दो कंसेप्ट लेके आए, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। देखो, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान देने वाली है, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई, नॉट एग्जेम्प्ट सप्लाई। मतलब दोनों जो भी आप सप्लाई कर रहे हो वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, दोनों पे जीएसटी लगना चाहिए। यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और दो से ज्यादा होनी चाहिए। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विच आर नेचुरली बंडल, वन ऑफ देम इज प्रिंसिपल सप्लाई। नेचुरली बंडल होनी चाहिए। जो जीएसटी रेट लगेगा ना, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है ना, वो ही रेट लगेगा। सपोज लेट्स टेक अ एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया, चार्जर, लैपटॉप के साथ चार्जर, टीवी के साथ रिमोट, हर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हर कोई आपको प्रोवाइड देता है। होटल होटल में आप रुक रहे हो, ब्रेकफास्ट आपको एज अ इंक्लूडेड आपको दिया, नेचुरल प्रैक्टिस है बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई हम किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई वो होती है प्रीडोमिनेंट फीचर हो, जिसके अंदर प्रीडोमिनेंट फीचर बोले तो जिसके लिए आप ले रहे हो, आप लैपटॉप आप चार्जर के लिए तो नहीं ले रहे, आपने लैपटॉप लिया इसीलिए आपको चार्जर मिला, आपने होटल में स्टे लिया इसीलिए आपको ब्रेकफास्ट दे रहे हैं साथ में, आपने टीवी लिया इसीलिए आपको रिमोट दे रहे हैं, रिमोट, ब्रेकफास्ट या फिर चार्जर या फिर आपको बैग मिल रहा है, ऑल दीज आर एंसिलरी एक्टिविटीज। प्रिंसिपल जो कि मेन सप्लाई जो थी ना, उस पे जो रेट होगा ना, एंसिलरीज एक्टिविटी पे भी वही रेट लगेगा। मतलब जो रेट लैपटॉप पे लगेगा वही रेट रिमोट पे लगेगा, जो रेट आपका होटल के स्टे पे लगेगा वही रेट आपका फूड पे लगेगा, वहां के ब्रेकफास्ट पे, ठीक है।
नेक्स्ट इज मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होती है? जो कि नेचुरली बंडल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, आपने एक पैकेज बनवाया जिसके अंदर आपने चॉकलेट कैन या फिर कुछ फ्लावर्स बूफेस वगैरह डाल दिए थे। देखो वो अपने आप में नेचुरली बंडल नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप देखोगे ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है कि सब ऐसा ऐसा दे रहे हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते रहते हैं उसको। जैसे लैपटॉप के साथ चार्जर मिल रहा है या फिर किसी चीज़ के साथ कुछ और मिल रहा है जो कि सबको लगता है नेचुरली बंडल है। टीवी के साथ आप रिमोट देते ही देते हो, लैपटॉप के साथ चार्जर देते देते हो, फोन के साथ आप चार्जर देते देते हो, ठीक है। ये चीज़ें नेचुरली बंडल है, सब देते हैं, ठीक है। बट चॉकलेट्स के साथ कैन हर कोई नहीं देता। तो ये होता मिक्स सप्लाई। टू आर मोर सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई। यहाँ पे देखिए टैक्सेबल सप्लाई नहीं बात किया, ठीक है। मतलब आपने उस पैकेज में कोई ऐसी चीज डाल दी जिस पे टैक्स नहीं लगता तो उस पे भी टैक्स लग जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बोला टू आर मोर टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? नेचुरली बंडल नहीं है, आप सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो। यूं नहीं आप चॉकलेट के लिए अलग प्राइस ले रहे हो, वो ले रहे हो आप सिंगल। एक आपने बोला 1500 रुपये लगेंगे उस बनाने के लिए, उस पैकेज को 1500 रुपये ऐसा सिंगल चार्ज कर रहे हैं। तो जो जिस आइटम जितनी भी आप सप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट पे जीएसटी रेट था 28%, कैंस पे रेट था 18%, और कोई छोटी मोटी आइटम थे उस पे रेट था 5%। तो सारी आइटम पे 50, आप पे 28% लग जाएगा। मतलब 1500 मल्टीप्लाई बाय 28%, पूरे पे 28% लगेगा। बट जो कंपोजिट वाला था, प्रिंसिपल पे जो रेट था, इवन चाहे चार्जर पे 28% लेट टैक्स लगता हो, बट लैपटॉप पे 18% लगता है ना, तो पूरे पे ही 18% लगेगा। इसमें हाइयर मिक्स अप्लाई है, ठीक है। बट इसमें एक चीज पॉइंट व्यू करने की ध्यान है। फॉर एग्जांपल जो सप्लायर है जब इनवॉइस इशू करता है, अगर हर लाइन आइटम को डिफरेंट दिखा रहा है ना, मतलब लैपटॉप अलग दिखा दिया, चार्जर अलग दिखा दिया 18 28, या फिर जो भी आपने पैकेज लिया चॉकलेट अलग दिखा दी उसने, कैंस अलग दिखा दिए, फ्लोर्स अलग दिखा दिए, सबके आगे रेट लिख दिए, इंडिविजुअल आइटम उसने सेपरेटली इनवॉइस में दिखा दिए, इन दैट केस उसको मिक्स कंपोजिट सप्लाई नहीं मानेंगे, सब पे अपना अपना रेट लगेगा। इसमें यह है कि आप सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो, लैपटॉप और चार्जर के लिए अलग अलग प्राइस नहीं ले रहे हो आप, एक ही प्राइस में आपने कुछ दे दिया ना, तब उस पे आप कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इनवॉइस के अंदर सेपरेटली लाइन आइटम दिखा दिए तो ऑब्वियस है सबका अलग अलग ही देना पड़ेगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसा कि टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, ये हमेशा मिक्स सप्लाई होता है। सारे आपको टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश नहीं देते, इसीलिए नेचुरल बंडल नहीं है। जो हाइयर रेट होगा वही लगेगा। कार के साथ सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कार लेते हो तो पहले की 3 या 4 सर्विसेज फ्री आती है, हर कोई देता है। कंपोजिट सप्लाई है, जो कार पे रेट लग रहा है वही माना जाएगा। मतलब ये नहीं है वो कार पे अलग रेट दिखा रहा है और सर्विस पे अलग है। सिंपल आपसे एक 10 लाख कार्स का कर दिया, उसके अंदर फ्री दे रहे हैं आपको, अलग से रेट एक्सप्लेन नहीं किया। अगर अलग से इनवॉइस में लिखता तो कंपोजिट मिक्स का सप्लाई का सवाल ही नहीं आता, ठीक है। तो ये तो एक कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई कार की होती है। फॉर एग्जाम्पल जब एक गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है तो वो एक कंपनी क्या होती है, इंश्योरेंस भी दे रही है आपको, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, पैकेजिंग भी दे रही है, सब चीजें दे रही है। हर कोई कंपनी देती है। जब जो भी कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है वो आपसे इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस की भी सर्विस प्रोवाइड करती है, पैकेजिंग की भी देती है, और आपको ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई तो प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स ही है ना। आप किसी कंपनी से गुड्स खरीद रहे हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, पैकेजिंग भी दे रही है, और इंश्योरेंस भी दे रही है। मेन सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स, जो गुड्स पे होगा पूरा रेट लगेगा। देखो ध्यान रखिए, सेपरेटली इनवॉइस में अगर कवर कर दिया, वहां पे उसकी बात नहीं हो रही, उस पे तो अलग अलग लगेगा। देखिए आप दिवाली बॉक्स पैक है, मिक्स सप्लाई है। ईच आइटम आप देखो, ईच आइटम मेंशन सेपरेटली, देन तो वो नोट कंपोजिट, नोट में। टेलीविजन विद रिपोर्ट कंपोजिट, 2 3 सर्कुलर है, इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। देखो कार सर्विस करवाते हैं, कार सर्विस करवाते हैं अपन, उसके अंदर देखो कार सर्विस कराते टाइम कोई पार्ट खराब हो गया, वो पार्ट भी डालता है, प्लस लेबर अपना सर्विस चार्ज करता है। इनवॉइस में आपने लेबर चार्जेस और
पार्ट की सर्विस अलग अलग दिखा दिए तो सब पे अलग अलग लगेगा, बट आपने सिंगल चार्ज लिया कि भाई 2000 हो गए आपकी सर्विसेज के, इसमें पार्ट वार्ट का अलग से कुछ मेंशन नहीं किया। कंपोनेंट इसको कंपोजिट सप्लाई ही माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू सिनेमा हॉल के अंदर फूड एंड बिवरेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर दो केसेस होते हैं, जब आप शुरू में ही आप टिकट्स वगैरह बुक करते हो ऑनलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन कोई टिकट बुक की डिस्ट्रिक्ट से जोमेटो से, तो आपने क्या किया, टिकट बुक करने के साथ साथ आपने पॉपकॉर्न्स वगैरह भी बुक कर लिए, इसको आप कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि द प्रिंसिपल पर्पस, हर कोई जैसे कोई भी, दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस इन मूवी सिनेमाज, कि आप कोई भी लाइक टिकट खरीदते हो उसके साथ आपको ऑफर किया जाता है कि आपको कुछ बेवरेजेस या फिर खाने सब पीने का सामान लेना है तो आप ले सकते हो। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, इसको कंपोजिट माना जाएगा। ठीक है। सिंगल कंसिडरेशन आपसे चार्ज किया जा रहा है तो एक ही रेट लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई वाला। मतलब अगर इनवॉइस में सेपरेटली लिख दिया ना कि मूवी के लिए इतना ले रहे हैं, इसके लिए इतना ले रहे हैं, पॉपकॉर्न के लिए इतना ले रहे हैं, इनवॉइस में अगर जो भी इनवॉइस इशू करता है उसमें सेपरेटली अगर वो दिखा दिया ना तो देखो सेपरेट चार्ज लगेंगे। बट एक ही इनवॉइस दिखा दिया, मतलब 5,000 रुपये का आपने पॉपकॉर्न लिया, 500 रुपये की टिकट ली, इनवॉइस में सीधा अमाउंट आ गया 1500। 1500 मूवी की रेट पे जीएसटी था 18%, तो 18% ही लग जाएगा। बट 1,500 रुपये अलग अलग दिखा दिए इनवॉइस के अंदर तो अलग अलग लगेगा दोनों पे टैक्स। केस टू इज, देखो यार, आपने जब बुक करी डिस्ट्रिक्ट या पेटीएम के थ्रू या फिर ऑफलाइन आपने बुक करी, तब आपने कोई पॉपकॉर्न ले लिया है, बीच में होता है इंटरवल, इंटरवल के ड्यूरिंग आपने कोई अगर पॉपकॉर्न्स वगैरह लिए, वो होती है एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रॉपर। ठीक है। तब आपका प्रीडोमिनेंट फीचर ये नहीं था कि देते हैं सब देते हैं, आपका मन किया कोई रेस्टोरेंट पे खाना है वरना है तो इट विल बी ट्रीटेड एज रेस्टोरेंट सर्विस, उसको कंपोजिट मिक्स सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको सेपरेट सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। थर्ड सप्लाई रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। फॉर एग्जांपल यार, आप देखते हो कोई भी आप टायर्स वगैरह किसी के पास ठीक करवाने जाते हो तो वो टायर आपको ठीक करा के देता है। जैसे टायर में क्या होता है, ग्रिप होती है, वो ग्रिप, जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक टायर है। ठीक है। इस टायर में जैसे ना एक ग्रिप के लिए ऐसे ऐसे ना होल्स बनाए जाते हैं। अब ये ना जब जैसे जैसे टायर घिसता रहता है ना, ये ग्रिप फिल हो जाती है और टायर बिल्कुल प्लेन हो जाता है, जिसके कारण टायर स्किट करने लग जाता है। अब इसको रीट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जो सामने वाला पर्सन है ना फिर से इसको लाइक गैप क्रिएट करता है इसके अंदर। ये जो गैप क्रिएट करता है ना, अब गैप क्रिएट करते टाइम इसको थोड़ा बहुत रबड़ भी अपना लगाना पड़ता है। रबड़ क्या हो गया, गुड्स, गुड्स हो गए, प्लस ये अपनी सर्विस भी दे रहा है। तो अब इसमें कंसीडर आया कि इसको क्या मानेंगे, कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। सिंपल है, सिंगल रेट अगर चार्ज कर रहा है, प्रीडोमिनेंट फीचर क्या था, सर्विस देना, आपको गुड्स थोड़ी दे रहा है। इट्स लाइक अ जॉब वर्क, हमेशा इसको जॉब वर्क ही ट्रीट किया जाता है और इसको सर्विस माना जाता है। प्रीडोमिनेंट फीचर यही देखा जाता है, प्रीडोमिनेंट फीचर आपको गुड्स सप्लाई करना नहीं था, सर्विस सप्लाई करना था। ठीक है, यही ट्रेड रेडिंग ऑफ टायर्स बताता है। थर्ड इज प्रिंटिंग कंटेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इसे पूछता है। प्रिंटिंग कंटेंट देखो दो टाइप्स होते हैं। देखो, एक तो कंटेंट ओन बाय पब्लिशर। फॉर एग्जांपल ये इनडायरेक्ट टैक्स की बुक है, ये मैं ओन करता हूँ, इसका कॉपीराइट मेरे पास है। ये बुक अगर मैं अब किसी प्रिंटिंग वाले के पास जाता हूँ कि भाई इस बुक को प्रिंट करा दे, मेरे को आगे बच्चों को देना है। ठीक है। इसमें मैं, कंटेंट तो देखो मेरा है, मैं उससे जस्ट क्या कर रहा हूँ, उस कंटेंट को प्रिंट करवा रहा हूँ। वो एक सर्विस है, बस वो मेरे को प्रिंट करके दे रहा है। बट ऐसा कोई चीज है जो कि कंटेंट ओन नहीं करता। फॉर एग्जांपल यार, कोई भी एनवेलप टेम्पलेट्स वगैरह होता है, उस पर कोई कॉपीराइट्स वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है। कोई भी शादी का कार्ड है वगैरह वगैरह, जो भी पेम्पलेट्स लेटर कार्ड्स है, वो नहीं होते। उस केस में वो क्या कर रहा है, वो आपको दोनों दे रहा है, आपको पेपर भी दे रहा है और पेपर के ऊपर वो प्रिंटिंग कार्ड छाप के भी दे रहा है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो वो आपको लेटर कार्ड दे रहा है या पेम्पलेट दे रहा है, क्योंकि कंटेंट तो उसका कुछ काम का था नहीं, आप ओन नहीं करते थे उस कंटेंट को, आप उसको कंटेंट को ओन नहीं करते, तो वो माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब उसमें वो सर्विस नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है, कंटेंट अगर आप ओन करते हो, कोई ऐसी बुक जिसका आप पब्लिश करवा रहे हो या फिर वो करा रहे हो, प्रिंटिंग आप करवा रहे हो, तो इट्स जस्ट अ सर्विस।
ऐसा कोई चीज़ है जिसका कोई कोई भी है मार्केट अवेलेबल है, मैंने आपको बोला कि ये चीज़ मेरे को प्रिंट करके दे दे, वो कर दे, जिसका कंटेंट कोई और नहीं करता था, वो आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो। इसी के साथ हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी का चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन सीरीज में सप्लाई अंडर जीएसटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर चार्ज अंडर जीएसटी। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर हमने सेक्शन 7 कवर कर लिया, शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 circulars and composite and mix supply. So thank you so much guys.